तो नमस्कार साथियों, मैं अक्षिता एकेडमी से कुमार अरविंद एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो 17 दिसंबर को प्रीलिम्स का एग्जाम है, अलग अलग तरीके की परीक्षाओं पर मध्य प्रदेश राज्य व्यवस्था और संविधान का जो पाठ्यक्रम होता है बहुत ही वृहद है, लेकिन कुछ चुनिंदा पहलुओं पर ही मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों को डिजाइन करता है। तो उसमें जैसे कि मोटे तौर पर भारत के संवैधानिक विकास के भीतर 1919 और 1935 के अधिनियम की बात की जाती है। किस तरीके से भारत में संवैधानिक विकास हुआ है, कैसे भारत ने संविधान सभा का निर्माण कराया है, उसकी बात होती है। और उसके बाद हम सीधे सीधे इस पे पहुंच जाते हैं कि 2 साल 11 माह और 18 दिनों की लंबी मशक्कत के बाद, लगभग 60 देशों के संविधान के अध्ययन के बाद, हमारे लगभग लगभग 250 से 300 कर्मठ तरीके के हमारे संविधान निर्माताओं के बाद, अंबेडकर साहब के लंबे योगदान के बाद भारत के संविधान का निर्माण होता है। और कल्पना कीजिए कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बुक पढ़ते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में शुरुआती जो पहला टॉपिक रहता है वो भारत का संवैधानिक विकास रहता है, जिसमें हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1858 के पहले तक के अधिनियमों को पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत कहा जाता है अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन। और उसके बाद 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद हम ब्रिटिश ताज के शासन को पढ़ते हैं, जिसमें 1858 का अधिनियम, 1861 का अधिनियम, 1892 का अधिनियम, उसके बाद क्रमशः 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, और इसमें ही 1919 और 1935 का अधिनियम प्रीलिम्स के लिए है। लेकिन फिर ऐसा क्या होता है कि 1935 के अधिनियम के बाद अंतिम बार 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आता है और फिर भारत का संविधान बनता है। तो भारत के संविधान बनने के पहले जो एक लंबी कहानी है वो भारतीय संविधान सभा के निर्माण को लेकर के है। और भारतीय संविधान सभा के निर्माण को लेकर के मैंने बातचीत कर रखी है, इसके लिए एक पृथक वीडियो है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अभी फिलहाल आप ये मान लीजिए कि भारतीय संविधान सभा ने भारत के संविधान को 2 साल 11 माह और 18 दिन की अवधि में 60 देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद उन सभी देशों के संविधानों की खूबसूरत चीजों को अपने संविधान में सम्मिलित करने के बाद भारत का संविधान तैयार किया। और भारत के संविधान की एक मोटी किताब है, बहुत ही वृहद किताब है, जो कि संसद भवन के एक सभा कक्ष पर, सभा कक्ष के पास एक रूम है, वहां पर हीलियम का एक बॉक्स है, उसमें संविधान की मूल प्रतियों को सुरक्षित रखा गया है। हीलियम का बॉक्स इसलिए इस्तेमाल किया गया है ताकि वो जो प्रतियां हैं वो मूल प्रतियां अपने आप में सुरक्षित रहें, इसलिए। तो उस संविधान की किताब को हमको व्यवस्थित तरीके से पढ़ना है। और इसमें जो आपको मोटे तौर पर जो चीजों को पढ़ना होता है वो आप देखिएगा। एक तो आपको पढ़ना रहता है जिसे बोलते हैं हम भारत का संवैधानिक विकास, और भारत के संवैधानिक विकास के अंतर्गत संवैधानिक विकास को आप 2 हिस्सों पे डिवाइड कर सकते हैं। एक हिस्सा तो वो होता है जिसको आप कहते हैं 1773 से लेकर के 1853 तक के एक्ट, जिसमें कि आप इसको ब्रिटिश शासन कहते हैं या ब्रिटिश शासन के समय पर भारत की संवैधानिक स्थिति कहते हैं। फिर एक बीच में 1857 की क्रांति होती है और उसके बाद से 1858 से पूरी तरीके से हम ब्रिटिश ताज या ब्रिटिश महारानी कह लीजिए, उनके अधीन भारत में शासन व्यवस्था संचालित होती है। 1858 के बाद लगातार एक्ट आते रहे हैं। 1858 में एक 4 तरीके के छोटे से प्रावधान थे, 4 नियम थे, परीक्षा की दृष्टि से वो भी महत्वपूर्ण है। लेकिन 1861 का एक्ट जो रहता है, 1861 का अधिनियम, वो पहली बार ऐसा अधिनियम रहता है जिसमें हम ये मान करके चलते हैं कि अंग्रेजों की जो स्थानीय हुकूमत है, कहने का आशय जो अंग्रेज भारत में विराजे हुए थे, लंबे समय से भारत पर अपना कब्जा जमाए हुए थे, उनकी बजाय हम सीधे ब्रिटिश महारानी के तहत अब शासन होने, मतलब शासन के तहत हम संचालित होने लगे। 1861 के एक्ट के बाद एक एक्ट अधिनियम रहता है 1892 का, एक अधिनियम रहता है 1909 का, और एक अधिनियम रहता है 1919 का, और एक रहता है 1935 का। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में 1919 और 1935 के अधिनियम की विस्तृत चर्चा की गई है। इसके बारे में हम अगले वीडियो पर जरूर बातचीत करेंगे, अगले वीडियो में नहीं, उसके बाद में। अभी मूलतः ये मान लीजिए आप कि 1935 के बाद किस तरीके से भारत के संविधान की किताब बनती है। और उस संविधान के किताब को यदि हम पलटें तो पहले पेज में, मतलब आप ये कल्पना कीजिए कि कवर पेज के बाद जो कवर पेज का पीछे वाला हिस्सा होता है, उस पर भारत की संविधान की प्रस्तावना लिखी हुई होती है। और भारत के संविधान की प्रस्तावना किस तरीके से लिखी हुई है, तो भारत की संविधान की प्रस्तावना इसी तरीके से लिखी हुई है। तो ये भारत के संविधान की प्रस्तावना है और इसी तरीके से है, मूल प्रति की ही बात कर रहे हैं हम। इसी तरीके से एक छोटा बॉक्स है और इसी छोटे छोटे बॉक्स के चारों तरफ इसी तरीके की बॉर्डर है। ये सभी तरीके की बॉर्डर ये काल्पनिक नहीं है, ये सभी तरीके की साज सजावट, क्योंकि भारत का जो संविधान था वो पूरी तरीके से हस्तलिखित था, हैंड राइटिंग में था। और हैंड राइटिंग के बाद
उनकी प्रॉपर इस तरीके की चारों ओर बनावट कसी गई, धारी कसी गई, इस तरीके से अलग अलग तरीके के डायग्राम बनाए गए। जबलपुर के ही एक व्यक्ति हैं, जबलपुर से मैं क्लास ले रहा हूं, जबलपुर के एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनको ब्योहर राम मनोहर सिन्हा कहा जाता था। उन्होंने इस तरीके की सजावट की हुई है। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना को लेकर के अलग अलग परीक्षाओं पर एग्जाम, मतलब अलग अलग तरीके के एग्जामों में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना पे ही हम बात करेंगे। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए? तो पहले नंबर की बात तो आपको यही है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना पे सबसे पहले जो चीज आपको पढ़नी चाहिए वो ये पढ़ना चाहिए कि प्रस्तावना क्या कहलाती है। मतलब एक सामान्य इंफॉर्मेशन आपके पास इस तरीके की हो कि आखिर किस चीज को हम प्रस्तावना कह सकते हैं। तो ये तो निबंध में भी होती है, किसी विषय को लेकर के भी हो सकती है, किसी व्यक्ति के विषय में भूमिका दी जा सकती है। तो प्रस्तावना अपने आप में एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, लेकिन प्रस्तावना का संविधान के परिप्रेक्ष्य में, संविधान के चश्मे से यदि हम भारत के संविधान को देखें तो प्रस्तावना क्या कहलाती है। सेकंड नंबर पर आप यही देखेंगे कि प्रस्तावना का महत्व क्या होता है। प्रस्तावना का आप महत्व जान पाएंगे कि प्रस्तावना का महत्व क्या है। थर्ड नंबर पर आपको देखना चाहिए कि संविधान की प्रस्तावना का जो महत्व है, महत्व पे ही आप इसको महत्व कह लीजिए, इसको आप उद्देश्य कह लीजिए, इसी पर आप देख रहे होंगे कि किसी भी देश के संविधान की प्रस्तावना दरअसल उसका वो दर्पण है जो पूरी तरीके से उस देश के स्वरूप को बताती है, वहां की जनता की आकांक्षाओं को बताती है, उस देश के भविष्य के लक्ष्यों को बताती है। तो यदि स्वरूप देश का क्या है, देश के नागरिकों की आकांक्षाएं क्या हैं और भारतीय संविधान का अंतिम लक्ष्य क्या है, ये सारी चीजें भी हमको देखना पड़ती है। मतलब जो पहला वाला पॉइंट है वो एक सामान्य परिभाषा है संविधान की प्रस्तावना की। दूसरा जो अहम हिस्सा है वो ये है कि प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना का महत्व क्या है, लक्ष्य क्या है। और तीसरे नंबर की बात कि संविधान की प्रस्तावना के महत्व के अंतर्गत ही हम पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत के स्वरूप को, भारत के लोगों की आकांक्षाओं को या इच्छाओं को या देश के लक्ष्यों को परिभाषित करती है। और इसी तरीके का जो ये थर्ड पॉइंट है, यही थर्ड पॉइंट ही 90% हिस्सा आपको संविधान की प्रस्तावना में देखने को मिलेगा। चौथे नंबर में इसके बाद हम ये भी देख रहे होंगे कि क्या संविधान की प्रस्तावना के बारे में कोई तिथि दी गई है। तो संविधान की प्रस्तावना की तिथि दी गई है, इसका मतलब यही है, आप देख पा रहे होंगे 26 नवंबर 1949 ईस्वी, मार्गशीर्ष का समय, शुक्ल का पक्ष पखवाड़ा, उसकी सप्तमी, संवत के हिसाब से जो 2006 विक्रमी, क्योंकि आपको पता है कि विक्रम संवत जो है उसके और अभी की स्थितियों के मुताबिक जो टोटल अंतर रहता है वो 57 वर्षों का रहता है। तो 1949 का वर्ष था, उस हिसाब से संवत 2006 विक्रमी, इसका मतलब ये तिथि के बारे में हमको बताती है। इसके अलावा आपको ये देखना पड़ेगा 5वें नंबर पर कि क्या प्रियम्बल में, मतलब कि संविधान की प्रस्तावना पर, क्या संविधान की प्रस्तावना पर संशोधन किया जा सकता है। यदि संशोधन किया जा सकता है तो वो संशोधन कैसा रहेगा, क्या अभी तक संशोधन कितनी बार किए जा चुके हैं, संशोधन के बारे में कितनी शक्ति है संसद के पास कि प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। आपको यह भी देखना पड़ेगा कि प्रस्तावना के बारे में, संविधान की प्रस्तावना के बारे में क्या ऐसे तथ्य और कथन हैं जो हमारे संविधान के, हमारे बड़े बुजुर्गों ने दिया है, जिन लोगों ने संविधान का निर्माण किया है। जैसे एम ए पालकीवाला ने क्या कहा है, बहुत ही दिग्गज नेता हुआ करते थे। के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिक मुंशी जो प्रारूप समिति के भी सदस्य रह चुके हैं, तो उनके क्या कथन थे। एक प्रचलित व्यक्ति हैं, बहुत मतलब लंदन से पढ़े हुए एक अंतरराष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक विश्लेषक हैं जिन्हें अर्नेस्ट पार्कर कहा जाता है। तो अर्नेस्ट पार्कर साहब का क्या कथन था ये आपको देखना चाहिए। इसके अलावा और भी कथन कुछ जरूरी रहते हैं, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू ने भी इसके बारे में कुछ कोट किया हुआ है। तो ये सारी चीजें भी आपको देखना पड़ती है कि तथ्य और कथन क्या है। प्रारंभिक परीक्षाओं में आजकल इन चीजों का महत्व थोड़ा सा बढ़ गया एमपीपीएससी के लिहाज से। प्रस्तावना में संशोधन के बारे में बहुत सारे वाद होते हैं। वाद का मतलब क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन में? वाद का मतलब ये समझ लीजिए कि भारतीय संविधान की अंतिम व्याख्या का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है, और सुप्रीम कोर्ट कभी कभी इसमें खुद संज्ञान लेता है, लेकिन कभी कभी कोई व्यक्ति इस तरीके की याचिका लगाता है। मेरे नाम से यदि कोई याचिका लगी तो यही बोला जाएगा कि मैं किसके विरुद्ध में बातचीत करना चाह रहा हूं। तो अरविंद बनाम या कुमार अरविंद बनाम ये सरकार है, कुमार अरविंद बनाम ये संस्था है, और इसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट या मतलब जो भी न्यायालय रहता है इसकी व्याख्या करता है, और व्याख्या करने के उपरांत जो डिसीजन रहता है, वो निर्णय जो है इस वाद से जाना जाता है। तो अभी तक कितने ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट की निगाहों पर, सुप्रीम कोर्ट के पटल पर आ चुके हैं, जिससे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में
कोर्ट को व्याख्या करने की आवश्यकता प्रतीत हुई है। ये सारी चीजें हमको देखना पड़ती है। इसके अलावा यह भी देखना पड़ता है कि संविधान जो है, भारत की संविधान है, इसमें हम कैसी कैसी चीजें ऐसी हैं जो संविधान में किसी दूसरे देशों में थी, और उन देशों की कुछ कुछ चीजों को उठा करके हमने अलग अलग तरीके से अपनी प्रस्तावना में जोड़ा है। मतलब एक चीज आप पढ़ते हैं भारतीय संविधान के स्रोत, और एक और चीज और है प्रस्तावना के स्रोत। तो प्रस्तावना के स्रोत में भी अपन लोग सामान्य तौर पर मतलब बहुत ही बेसिक लेवल की जो परीक्षाएं रहती हैं उसमें आप पढ़ लेते हैं कि प्रस्तावना जो है वो अमेरिका से ली गई है, कभी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, कभी ये भी रहता है कि रसिया से ली गई है। तो दरअसल किसी एक देश की उपज नहीं है संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना टोटल 3 देशों से है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वो 3 देशों की प्रस्तावना की इसमें हिस्सेदारी रहती है। एक देश की प्रस्तावना से हमने कुछ शब्द लिए, फिर एक देश की क्रांति से कुछ शब्द लिए, एक दूसरे देश की क्रांति से कुछ शब्द लिए, और कुल मिलाकर के हमने एक व्यवस्थित तरीके की कॉन्स्टिट्यूशन का ये प्रियम्बल जिसको हम कहते हैं वो तैयार किया। तो इसी के बारे में बातचीत करना हम प्रारंभ कर रहे हैं। पहले तो हमने आपको केवल ये बता दिया कि आपको इसमें पढ़ना क्या क्या है। तो इसी हिसाब से ये आप पीडीएफ देख पा रहे होंगे। तो संविधान की प्रस्तावना क्या कहलाती है? तो संविधान की प्रस्तावना देखिए, ये किताबी भाषाओं से कम सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों को बचना चाहिए कि प्रस्तावना क्या है। तो प्रस्तावना तो किसी भी चीज के बारे में हो सकती है। मैं अपनी भूमिका या अपनी प्रस्तावना दूं जिसमें आपको मेरे अतीत की जानकारी मिलेगी, मेरे भविष्य की जानकारी, जो संभावित भविष्य हो सकता है उसकी जानकारी मिल सकती है। हम कल्पना कर सकते हैं कि हमारे क्या लक्ष्य हो सकते हैं, क्या उद्देश्य हो सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि हमारे आदर्श क्या हैं, हम किन चीजों को फॉलो कर रहे हैं। और कुल मिलाकर के प्रस्तावना जो है वो चंद लफ्जों से इतने भारी भरकम संविधान का एक चित्र प्रस्तुत कर देती है। यही प्रस्तावना की सबसे बड़ी विशेषता है कि एक छोटे से कुछ चंद लफ्जों से इतना भारी भरकम संविधान एक झटके में नजर आ जाए। यही भारतीय संविधान की प्रस्तावना की मूलभूत विशेषता है, और ये कोई भी प्रस्तावना हो सकती है। इसलिए प्रस्तावना को बोला जाता है कि प्रस्तावना किसी भी तरीके के विषय का सबसे जीवंत वो दस्तावेज है जिससे एक झटके में ही सही उसका संपूर्ण चित्र हमारे सामने नजर आ जाता है। तो ये हम बखान के तौर पर तो बहुत सारी बातें बोल सकते हैं, लेकिन प्रस्तावना के तौर पर किताबों पर जो लिखा रहता है वो ये लिखा है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की भूमिका की भांति है। तो प्रस्तावना का तो दूसरा शब्द ही भूमिका है, तो भूमिका की भांति है जिसमें संविधान के आदर्श, संविधान के उद्देश्य, हमारे सरकार के स्वरूप से बेहतर तो हम यहां कहेंगे देश के स्वरूप, संविधान के स्रोत आदि से संबंधित प्रावधान और संविधान के लागू होने की तिथि का संक्षेप में वर्णन कर रही है। इसका मतलब 5 शब्दों को हमको फिंगर में याद रखना चाहिए। फिंगर में शब्द ये हैं कि ये मेंस के लिए कभी आ जाए कि संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है या संविधान की प्रस्तावना क्या है, तो हम कहेंगे कि संविधान की प्रस्तावना वो चुनिंदा शब्द हैं जिससे पूरे संविधान के दर्शन होते हैं, जिसमें संविधान के आदर्श, संविधान के उद्देश्य, संविधान के लक्ष्य, देश का स्वरूप, सरकार का स्वरूप, और इसके अतिरिक्त ये संविधान कब लागू हुआ है उसकी जानकारी हमको मिलती है। एक बार पुनः मैं रिपीट कर रहा हूं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना चंद लफ्जों के उन पहलुओं को बताता है जिससे कि भारत के संविधान का पूरा दर्शन हमको संविधान के पहले ही पृष्ठ में नजर आ जाता है, जिसके माध्यम से हम संविधान के आदर्श, हमारे उद्देश्य, हमारे लक्ष्य जो हम अपने देश की जनता को देना चाह रहे हैं वो हमारे लक्ष्य, हमारे सरकार का स्वरूप, हमारे देश का स्वरूप और इसके अतिरिक्त संविधान के स्रोत के बारे में बताता है। तो 3 मार्कर का जैसे सवाल रहता है और 3 मार्कर के सवाल में आपको इस तरीके की चीजों से 4 से 5 शब्द ऐसे ले लेना चाहिए जिसको हम बार बार रिपीट करें और हमारी भीतर, हमारे ब्लड में ये शब्द घुल जाएं। और ये शब्द जब, इन्हीं को पारिभाषिक शब्द कहते हैं कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं हर विषय के जो उस विषय के एकाधिकार वाली चीजें हैं, जिसको हम कहेंगे हमारे राजनीतिक आदर्श, हम कहेंगे कि हमारे संवैधानिक आदर्श, संवैधानिक लक्ष्य, हमारे लोकतांत्रिक स्वरूप, हमारे देश का स्वरूप। तो इस तरीके के पारिभाषिक शब्दों को अपनी बॉडी पर घोल लेना है और मेंस के हिसाब से इन चीजों को सजा देना है। तो ये संविधान की प्रस्तावना कहलाती है। इसके बाद भारत के संविधान की प्रस्तावना आप देख रहे हैं और यही प्रस्तावना है जिसके बारे में हम लंबी चौड़ी बात कर रहे हैं। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना के नीचे आप देखेंगे पहले तो ऐसा ही लिखा हुआ है भारत का संविधान, और हेडिंग में प्रस्तावना शब्द नहीं लिखा हुआ है, आप गहराई से देखिएगा उद्देशिका शब्द लिखा हुआ है। ये उद्देशिका शब्द ही लिखा है, प्रस्तावना नहीं लिखा है। आपको बहुत सारे बच्चे जो
चीज को देख रहे होंगे, पता होगा कि जब संविधान सभा बनी थी उसमें संविधान सभा की तीसरी बैठक और आमतौर पर पांचवी बैठक, क्योंकि संविधान सभा दोहरी बैठक करती थी, एक दिन वो संविधान बनाने के लिए और एक समय देश में कानूनों को लागू करने के लिए। इस तरीके का आयोग ने एक बार प्रश्न बनाया भी था, विवादित सवाल था, और ये तारीख आपको याद होगी कि 13 दिसंबर 1946 की तारीख थी, जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू साहब ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। और इस उद्देश्य प्रस्ताव में लगभग बातचीत ऐसी ही थी जैसी कि संविधान की इस प्रस्तावना में आपको देखने को मिलता है। इसलिए उस प्रस्ताव को जीवंत बनाने के लिए, उस उद्देश्य प्रस्ताव के महत्व को इंगित करने के लिए कभी कभी प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है, और भारत के संविधान की हेडिंग में प्रस्तावना की बजाय उद्देशिका शब्द को भी इस्तेमाल किया था। एक ठाकुरदास भार्गव हुआ करते थे, ठाकुरदास भार्गव, ये भी बहुत दिग्गज नेता हुआ करते थे ठाकुरदास भार्गव। संविधान सभा में 8-10 बहुत ही प्रतिष्ठित लोगों में इनका नाम आता है। तो उनने एक बार संविधान सभा में कहा था कि उद्देशिका की बजाय प्रस्तावना शब्द चुने, लेकिन जवाहरलाल नेहरू का यह कहना था कि जब उद्देश्य प्रस्ताव का ही 60-70% हिस्सा इसमें आ रहा है तो क्यों ना हम इसको उद्देशिका के नाम से ही इस तरीके से इंगित करें। हालांकि अंग्रेजी में इसको प्रियम्बल ही बोलते हैं, इसलिए प्रियम्बल के बाद बात वैसे भी दब जाती है। मूलतः संविधान अंग्रेजी में और उसके बाद अनुवाद उसका हिंदी में हुआ था, इसलिए प्रियम्बल के बाद ज्यादा इसमें विवाद छिपा नहीं था। ठाकुरदास भार्गव का नाम मैंने लिया है, उनका नाम एक बार आप रिकॉल कीजिएगा कि जो ये नाम है, इस तरीके के नाम ही एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं, नए तरीके के प्रश्न डिजाइन हो रहे हैं। ठाकुरदास भार्गव हैं, ये बहुत ही दिग्गज व्यक्ति थे। ये मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जिन लोगों को उनके द्वारा किए गए कर्तव्यों का वैसा पुरस्कार मिला नहीं है जैसा मिलना चाहिए। तो ठाकुरदास भार्गव ऐसे एक व्यक्ति थे। ये इनके छोटे भाई गोपीचंद भार्गव पंजाब के पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और इनके पास भी, ठाकुरदास भार्गव के पास भी राजनीति में ऐसे मतलब इस तरीके के पोस्ट, हालांकि बाद में ये सदस्य बने हैं लोकसभा के, लेकिन इन चीजों से बच करके इन्होंने संविधान बनाने पे अपनी महती भूमिका का निर्वहन किया है। तो यह याद रखिएगा कि भारत का संविधान है और भारत के संविधान के तहत 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसको 22 जनवरी 1947 को स्वीकार लिया गया था। और 22 जनवरी 1947 को स्वीकारने के बाद क्योंकि 60% हिस्सा उद्देश्य प्रस्ताव का, यूं कहें 60 से 70% हिस्सा भारतीय संविधान में ऐसे का ऐसा ही कॉपी किया गया है, इसलिए भारत के संविधान को उद्देशिका भी कहा जाता है। इसके बाद अगर हम इसको पढ़ें तो इस पर लिखा हुआ है पहली लाइन पर, हम भारत के लोग, ये हमारे संविधान की सबसे बड़ी ताकत है। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। मतलब यदि ये बोला जाए कि देश में सबसे बड़ा, सबसे ऊंचे ओहदे पे कौन व्यक्ति है संविधान में, या हम ये कहें इस राष्ट्र में, इस लोकतांत्रिक राष्ट्र में आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम कह सकते हैं कि देश में सुप्रीम है? क्या राष्ट्रपति है? क्या प्रधानमंत्री है? क्या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं? क्या कैग हैं? कुछ कोई नहीं है। हम सबसे बड़ा इसलिए कहते हैं कि सबसे बड़ा देश में संविधान है, क्योंकि चाहे राष्ट्रपति की बात हो, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति संविधान ने बनाया और प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री संविधान ने बनाया, और संविधान हम भारत के लोगों ने बनाया। इसलिए यदि बोला जाए कि देश में सबसे बड़ा कौन है तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग सर्वाधिक बड़े हैं, क्योंकि हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है और कॉन्स्टिट्यूशन ने बाकी की ओहदों को, बाकी की चीजों को बनाया है। इसलिए भारत की जनता, भारत का आम व्यक्ति, सबसे पिछली पंक्ति का जो व्यक्ति है वो सबसे बड़ा है, क्योंकि हम भारत के लोगों ने संविधान को बनाया है। तो एक शब्द ये लगा है, फिर एक एक शब्दों को हम देखेंगे, बातचीत करेंगे, और आपको आज के पहले कभी संविधान की प्रस्तावना से किसी तरीके का खौफ रहा होगा तो आप एतबार कीजिए, आने वाले 5 से 7 मिनट पे ये दर्द, आपका ये डर जो है खत्म हो जाएगा। तो हम भारत के लोग, पहला शब्द लिखा हुआ है हम भारत के लोग, फिर लिखा हुआ है भारत को, ये दूसरा शब्द लिखा हुआ है, फिर उसके बाद लिखा हुआ है, पहला लेटर आप देखिएगा, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये लिखा हुआ है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। एक शब्द है प्रभुत्व संपन्न और एक शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। आप देखिएगा, इसको मैं थोड़ा सा जूम करने की कोशिश कर रहा हूं, शायद आपको क्लियरिटी और ज्यादा हो, क्योंकि ये हमारे द्वारा इस तरीके का पहला वीडियो है, इसलिए अभी तकनीक से, इस पूरे सिस्टम से अनुकूल होने के लिए हमको वक्त लगेगा। ऐसी उम्मीद करते हैं आप इस चीजों को समझेंगे। तो यही लिखा हुआ है, देखिएगा, एक लिखा हुआ है हम भारत के लोग, ये पहला शब्द हो गया। दूसरे नंबर पर लिखा है भारत को, फिर इसके बाद लिखा हुआ है, इसको आप एक साथ पढ़ते हैं कि भारत को क्या क्या, इसको ब्रेक कर दे रहे हैं। पहले लिखा हुआ है एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरा शब्द लिखा हुआ है समाजवादी, तीसरा शब्द लिखा हुआ है पंथ निरपेक्ष, चौथा लिखा हुआ है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। दरअसल ऐसा होना चाहिए था, ये लोकतंत्रात्मक अलग कॉन्सेप्ट है, गणराज्य अलग कॉन्सेप्ट है। तो चौथा शब्द लोकतंत्रात्मक और पांचवा हम कहेंगे गणराज्य बनाने के लिए।
इसका मतलब यह है कि हम भारत के लोगों का मकसद यह है कि हम भारत को कुछ बनाना चाहते हैं। पहले हम भारत के लोगों ने भारत के स्वरूप का निर्धारण किया है, इसलिए कह रहे हैं कि संविधान की प्रस्तावना किस लिए है, तो संविधान की प्रस्तावना देश के स्वरूप को बताती है। और देश का स्वरूप क्या क्या था कि हम भारत के लोग भारत को 5 तरीके की चीजें, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरा समाजवादी, तीसरा पंथ निरपेक्ष, चौथा शब्द लोकतंत्रात्मक, पांचवा शब्द गणराज्य बनाने के लिए। और यहां पर चीजें खत्म हो जाती हैं कि हम देश को क्या क्या देना चाह रहे हैं। उसके बाद लिखा हुआ है तथा उसके समस्त नागरिकों को, मतलब कि एक शब्द आप अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहां पर हम भारत को क्या बनाना चाह रहे हैं, और फिर दूसरी तरीके की बात यहां पर चेंज हो जा रही है कि उसके नागरिकों को क्या देना चाह रहे हैं। तो उसके नागरिकों को क्या क्या देना चाह रहे हैं वो देखिएगा। एक चीज हम देना चाह रहे हैं उनको न्याय, पहले नंबर की बात हम न्याय देना चाह रहे हैं। उसके बाद देना चाह रहे हैं स्वतंत्रता, और उसके बाद हम दे रहे हैं तीसरे नंबर की चीज जिसे बोल रहे हैं आप समता। याद रखिएगा ये समानता नहीं है, समता है। समानता और समता के बीच में भी डिफरेंस होता है, उसकी अभी हम बातचीत करेंगे। तो 3 तरीके की चीज जो हम देना चाह रहे हैं वो भारत के नागरिकों को, एक चीज देना चाह रहे हैं न्याय, दूसरी चीज देना चाह रहे हैं स्वतंत्रता, और तीसरी चीज दे रहे हैं समता। ये तीनों चीजें, मतलब भारत को हम देना चाह रहे हैं 5 तरीके की चीजें, भारत के नागरिकों को देना चाह रहे हैं 3 तरीके की चीजें। फिर उसके बाद देखिएगा, फिर लिखा हुआ है प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, प्राप्त कराने के बाद फिर लिखा हुआ है प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में, किन सब में, ये सारी चीजों को देने में। मतलब कि देखिएगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जब हम देंगे, ये तरीके की स्वतंत्रता देंगे, प्रतिष्ठा देंगे, अवसर की समता देंगे, यहीं से रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आ गया। जब ये आ गया कि हम अवसर की समता देंगे, तो ऐसा हो सकता है कि जब हम किसी को अवसर प्रोवाइड कराएं, जब उसको हम रिजर्वेशन दें, समाज में उसको आगे बढ़ने का अवसर दें, न्याय की बात करें, तो ऐसा हो सकता है कि समाज में वैमनस्य की भावना बढ़ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि अच्छा, आर्थिक न्याय का मतलब केवल इतना नहीं है कि व्यक्ति के पास केवल रोटी कपड़ा और मकान हो। रोटी कपड़ा और मकान ये बहुत बेसिक लेवल की नीड है, लेकिन आजकल की चीजें जो है ये बेसिक नीड से हम थोड़ा सा एडवांस की ओर जा चुके हैं। तो इसलिए लिखा हुआ है कि ये सारी चीजें जब आप दे रहे होंगे तो आपको केवल काम चलाऊ तरीके की बात नहीं करना है, बल्कि इसको आपको एक कदम आगे जाना है, और इसमें इन चीजों का ख्याल रखना है कि व्यक्ति की गरिमा मेंटेन रहे। और व्यक्ति की गरिमा को मेंटेन करने के लिए ही फिर आर्टिकल 21 में बहुत सारे राइट दिए हुए हैं। सोने का अधिकार है, स्वच्छ पानी का अधिकार है, बिजली का अधिकार है। तो इन सभी चीजों में है व्यक्ति की गरिमा। एक और दिग्गज व्यक्ति हुआ करते थे संविधान सभा में, और संविधान सभा में वो शायद के एम मुंशी साहब थे। उन्होंने कहा था कि यहां पर व्यक्ति की गरिमा का मतलब यह है कि प्रत्येक तरीके के व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत पवित्र होता है, और उस व्यक्तित्व की हिफाजत करना हमारा लक्ष्य है। इसलिए ये सारी चीजों को देते वक्त आप इस चीज को अनदेखा मत कीजिएगा कि व्यक्ति की गरिमा के साथ किसी भी तरीके का कोई भी हमको समझौता करना पड़े। तो एक तो हमको ये चीजों देते समय इन चीज का ध्यान रखना है कि हमको व्यक्ति की गरिमा बनाए रखना है और वैमनस्य की भावना ना बढ़े, इसलिए हमको राष्ट्र की एकता को बनाए रखना है। भारत में यह शब्द का बड़ा महत्व था, राष्ट्र की एकता को लेकर के संविधान सभा में बहुत सारी बहस हुई है इस शब्द को लेकर के। 12 से 13 दिनों की चर्चा केवल इस इकलौते शब्द के लिए हुई है, एकता को लेकर के, क्योंकि इतनी बड़ी बहुलवादी संस्कृति थी भारत की संविधान सभा में, इतने सारे लोग अलग अलग इलाकों से चुन करके आए थे कि वहां पर ही लोगों को एकजुट करना बड़ी चुनौती थी। वो तो हमारे यहाँ के संविधान के मनुष्यों को हमको सैल्यूट करना चाहिए कि उस समय इस लेवल के अनुशासन बद्धता को उन लोगों ने बरकरार रखा। अदरवाइज ये जो राष्ट्र की एकता शब्द है, यहां से चीजें जो हैं ये हमारे संविधान की पूरी प्रस्तावना को, हमारे पूरे संविधान को बताने के लिए ये शब्द काफी है। और उसके बाद ये शब्द एक और था जिसे अखंडता कहा गया है, ये शब्द तो हालांकि बाद में जोड़ा गया है। इन सभी चीजों को सुनिश्चित कराने वाली बंधुता, ये सारी चीजें मतलब राष्ट्र की एकता और अखंडता और व्यक्ति की गरिमा, ये जो 3 तरीके की चीजें हैं ये हमको किसी तरीके के बल के माध्यम से नहीं प्राप्त करना है कि हम किसी तरीके का कोई बल लगाएं, हम कोई दबाव लगाएं उसके द्वारा प्राप्त हो जाए। इसलिए लगा है इन सभी को सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। बंधुता का तात्पर्य यहां भाईचारे से है कि व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को पाने का माध्यम जो रहेगा वो रहेगी बंधुता।
और बंधुता का तात्पर्य यह है भाईचारा, जिसको फिर मूल कर्तव्य में आगे जाकर के लिख दिया। यही सारी चीजें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करेंगे तो यही चीजें आपको मूल अधिकार में देखने को मिलेंगी, यही चीजें आपको डीपीएसपी में मिलेंगी, यही स्वतंत्रता आपको फंडामेंटल राइट में मिलेगी, यही अवसर की समता और प्रतिष्ठा की समता आपको फिर से फंडामेंटल राइट में मिलेगी, व्यक्ति की गरिमा आर्टिकल 21 में मिलेगी आपको, राष्ट्र की एकता और अखंडता तो पूरे अलग अलग तरीके के प्रावधानों में मिलेगी, और ये बंधुता जो है आपको फिर फंडामेंटल ड्यूटीज में मिल जाएगी, मौलिक कर्तव्य मिल जाएगी। और फिर लिखा हुआ है दृढ़ संकल्प होकर के, इस शब्द का भी मकसद है। देखिए, दृढ़ संकल्प का मतलब यह है कि हम अपने आप को पूरी तरीके से झोंक रहे हैं और हमारा ये आदर्श है और इस आदर्श को प्राप्त करने के लिए हम आगे की बात करेंगे। तो लिखा हुआ दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में, आज तारीख मतलब उस दिन की तिथि है ये 26 नवंबर 1949, फिर हिंदी की भी तारीख लिख दिया, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी, क्योंकि आपको पता है कि विक्रम संवत और इन चीजों के बीच में कितना गैप है। और फिर लिखा हुआ है एतद द्वारा हम संविधान को अंगीकृत मतलब धारण कर लेना। उसके बाद लिखा है अधिनियमित, अधिनियमित का मतलब नियम में ले आना, और आत्मसमर्पित या आत्मार्पित, इसका मतलब हम स्वतः इसको अर्पण कर रहे हैं, हम इसके लिए अर्पित हो रहे हैं। इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है, इन शब्दों की वजनदारी अलग मकसद की है। ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना की खूबी है, और कहीं का संविधान नहीं है जिसको इतनी आसानी से हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इस संविधान को हम लोगों ने अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने तक की बात की है। तो कुल मिलाकर के ये संविधान की प्रस्तावना को यदि हम आपको बताना चाहें तो हम आपको बोर्ड के माध्यम से इस चीज को बताते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को आप किस तरीके से देखेंगे। तो देखिएगा जरा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना अगर आप देखेंगे तो प्रस्तावना में है क्या क्या। तो पहली बात तो यही है कि संविधान की प्रस्तावना, और संविधान की प्रस्तावना हमको क्या क्या चीजें दे पा रही है। तो संविधान की प्रस्तावना जो जो चीजें हमको दे पा रही है, तो पहली बात तो ये है कि संविधान का, भारतीय संविधान का ये स्रोत बता रही है कि भारत के इस संविधान का निर्माण किसने किया है, अर्थात संविधान का ये स्रोत बता रही है। दूसरे नंबर पर ये क्या बताना चाह रही है, ये बताना चाह रही है हमारे उद्देश्य, और उद्देश्य दो तरीके के, ये उसको आप उद्देश्य बोल दीजिए या इसको लक्ष्य बोल दीजिए। उद्देश्य और लक्ष्य किसके किसके लिए, तो उद्देश्य या लक्ष्य एक तो भारत के लिए अलग, और इसके अलावा भारत के व्यक्तियों के लिए, या यूं कहें कि भारत के नागरिकों के लिए अलग तरीके के हैं। ये दूसरे नंबर का हिस्सा है। इसके अलावा यदि हम जाते हैं तो देखिएगा, सॉरी, माफ कीजिए, एक बार पुनः लिखना पड़ेगा इसको, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, और प्रस्तावना में हम इसको फिर से बता देते हैं आपको कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना कुछ चीजों को अपने आप शामिल की हुई है। पहले नंबर की बात यह है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का जो स्रोत है उसको बताती है। इसके अलावा ये भी बताती है कि हमारे लक्ष्य या उद्देश्य क्या है, और इन लक्ष्य और उद्देश्य के बारे में दोनों तरीके की बात, कि भारत के लिए हमारे लक्ष्य अलग तरीके के हैं और नागरिकों को जो हमको देना है वो लक्ष्य हमारे अलग तरीके के हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारा इसमें अंतिम तरीके का ध्येय क्या है, कि क्या ध्येय ऐसा है जो हम पाना चाहते हैं, तो हमारा अंतिम ध्येय क्या है, और अंतिम ध्येय के हमारे साधन क्या हैं। तो अंतिम ध्येय और आप साधन को भी देख पा रहे होंगे इसमें कि अंतिम ध्येय और हमारा साधन क्या है। इसके अतिरिक्त आप ये भी देख पाएंगे कि इन सभी चीजों में संविधान के लागू होने की तिथि क्या है, और इसके अलावा हमने किस तरीके से, वो कौन सा माध्यम है जिस माध्यम से संविधान को अपनाया है। तो जो हमने पढ़ा था वही है संविधान का स्रोत, और संविधान के स्रोत में पहला शब्द यही लिखा हुआ है कि संविधान का स्रोत, और इस पर लिखा हुआ है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, ये लिखा हुआ है। और हम भारत के लोग का सीधा मतलब ये है कि भारत में कोई बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा संविधान है, और संविधान हम भारत के लोगों ने यदि बनाया है तो हम भारत के लोगों पर ही सभी तरीके की शक्ति है। फिर लिखा हुआ हमारे लक्ष्य, भारत को क्या, तो भारत को पहला शब्द यही है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरा शब्द है समाजवादी, तीसरा शब्द है पंथ निरपेक्ष, चौथा शब्द है लोकतंत्रात्मक, चौथा शब्द है लोकतंत्रात्मक। तो देखिएगा, पंथ निरपेक्ष चौथा शब्द है, इसके बाद लोकतंत्रात्मक, और पांचवा शब्द है गणराज्य। इस शब्द को साथ में लिखने का रिवाज है, लेकिन बेहतर यह है कि इस शब्द को अलग से ही लिखें। ये इतनी चीजें हमको देश को सौंपनी है।
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। आपको बार बार इन चीजों को रिवाइज करना चाहिए, इसका सीक्वेंस भी नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि इनका क्रम क्या है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरा शब्द है समाजवादी, तीसरा शब्द है पंथनिरपेक्ष। इसमें एक एक शब्द की बहुत अहमियत है। प्रभुत्व संपन्न और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के दरमियान भी अंतर होता है। यह संपूर्ण शब्द भी बहुत बड़ा अर्थ लिया हुआ है, उसकी बातचीत हम अभी आगे करेंगे। तो यही लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए भारत को, फिर से एक बार, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को न्याय, तीन तरीके की चीजें हैं। एक चीज तो है न्याय, दूसरे तरीके की चीज है स्वतंत्रता, और तीसरे तरीके का शब्द है समता। इसका मतलब इसके समस्त नागरिकों को न्याय, लेकिन न्याय की जगह इन्होंने न्याय के प्रकार भी बता दिए हैं, और तीन प्रकार के न्याय, और वो तीन प्रकार के न्यायों को इसी तरीके से लिखा हुआ है। पहले नंबर पर लिख दिया है इन्होंने सामाजिक, दूसरे नंबर पर इन्होंने लिखा हुआ है आर्थिक, और तीसरे नंबर पर इन्होंने लिखा हुआ है राजनीतिक। तो मतलब इनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। फिर इसके अलावा स्वतंत्रता, और स्वतंत्रता जो है हमारी संविधान की प्रस्तावना हमको 5 तरीके से दे रही है। और ये स्वतंत्रता कौन कौन सी है? एक है विचार, विश्वास, अभिव्यक्ति, इसके अतिरिक्त धर्म, और इसके अलावा 5वां शब्द है वो है उपासना। तो ये 5 तरीके के शब्द और हैं। इसका मतलब नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, विश्वास, धर्म, अभिव्यक्ति और उपासना की स्वतंत्रता, 2 तरीके की समता, और समता भी 2 तरीके की बताई गई है। समता कौन कौन सी है? तो पहली समता जिसे बोला गया है प्रतिष्ठा की, और दूसरी समता जिसे बोला गया है अवसर की। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, लेकिन लिखा हुआ है, लेकिन अंतिम ध्येय हमारा बदल गया है यहां पर, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इन चीजों को देने पर, जब हम किसी व्यक्ति को अवसर की समता देंगे, रिजर्वेशन देंगे, कुछ लोगों को प्रतिष्ठा दे रहे हैं, जब हम इस तरीके की चीजें दे रहे हैं, अभिव्यक्ति की चीजें दे रहे हैं। अब अभिव्यक्ति का यह मतलब नहीं है कि हम असंसदीय भाषा में किसी बात को अभिव्यक्त करें। जब हम धर्म की दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने धर्म को अनुपालन में इतने अंधे हो जाएं कि दूसरे धर्म के लिए रुकावट हो जाएं। उपासना का भी कोई तौर तरीका होना चाहिए, इस तरीके का न्याय। लेकिन यही है कि इन सभी चीजों पर जो प्रॉब्लम आ सकती है वो आ सकती है राष्ट्र की एकता में। तो अगला शब्द यही है अंतिम ध्येय की तरफ। इन सब में हमको ये चीज ध्यान रखना है, वो याद रखना है, राष्ट्र की एकता को कोई दिक्कत ना हो, राष्ट्र की अखंडता को कोई दिक्कत ना हो। और ये एकता और अखंडता हम किसी कानून के माध्यम से नहीं पाना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं ये एकता और अखंडता जो है, ये इसको पाने का साधन जो हो वो बंधुता हो। बंधुता का मतलब भाईचारा। और अगर बंधुता भी मिल गई तो फिर हमने लिख दिया कि हमारी जो तिथि है, इस तरीके की बात हमने की है, 26 नवंबर 1949, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी को। किस तरीके से इसको हमने अपनाया है? इसके लिए 3 शब्द हैं। एक शब्द है अधिनियमित, दूसरा शब्द है अंगीकृत, और तीसरा शब्द है आत्मसमर्पित, या आत्मार्पित, या आत्मसमर्पित करते हैं। यह संविधान की प्रस्तावना को लिखने के पहले आप कल्पना कर लीजिए कि इसी तरीके का ड्राफ्ट संविधान सभा में बना होगा, और इसी ड्राफ्ट के बाद उसको शब्दों में गढ़ दिया गया होगा। अगर इस तरीके का ड्राफ्ट है, और यदि मुख्य परीक्षा में भी संविधान का प्रस्तावना का सवाल आता है, तो अगर आप इस तरीके की बातचीत करेंगे तो उत्तर अपने आप आकर्षक हो जाएगा, और ये समझने की दृष्टि से भी बेहतर होगा। इसको आप बोल सकते हैं अपन कि संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, विश्वास, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता, तथा इन सब में राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए आज दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा का मतलब इस प्रकार अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। यह संविधान की प्रस्तावना थी। मैं वापस आपको पीडीएफ की ओर लेकर के चल रहा हूं, और फिर वापस हम आपसे इसके बाद बात करेंगे। ये देखिएगा,
तो यही सारी चीजें लिखी हुई हैं वापस। मैं अपने सहयोगी से बोलूंगा कि अगर मैं कहीं किसी तरीके की कोई रुकावट होती तो आप मेरी मदद कीजिएगा। तो भारत के संविधान की यही उद्देशिका है और इसकी बातचीत मैंने कर ली। आज से मेरा ये ख्याल है कि ये शब्द जो रहेंगे आपको ये अक्षरशः याद रहना चाहिए। वैसे भी संविधान के विद्यार्थी को कम से कम उसके देश की प्रस्तावना तो ऐसे ही याद रखना चाहिए, लेकिन इन सभी शब्दों का बहुत बड़ा बड़ा महत्व है। एक शब्द जैसे आप देख रहे हैं इसमें एक शब्द लिखा हुआ है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो इसका क्या आशय है आपको ये देखना पड़ेगा पहले कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का आशय क्या है। आपको समाजवादी का मतलब देखना पड़ेगा, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। फिर इसके बाद आपको यह देखना पड़ेगा कि इस न्याय का मतलब क्या कहलाता है, इस स्वतंत्रता का दरअसल मतलब क्या है, इस समता का असल मतलब क्या है, व्यक्ति की गरिमा का मतलब क्या है, एकता का मतलब क्या है, अखंडता। क्योंकि ये शब्द अपने भीतर भाव रखे हुए हैं और उन छुपे हुए भावों को जब तक हम समझ नहीं पाएंगे तब तक संविधान के उस मकसद को कैसे समझेंगे। तो इसलिए इस पे लिखा हुआ है एक शब्द एकता और एक शब्द लिखा हुआ है अखंडता और एक लिखा हुआ है बंधुता। तो इन शब्दों के बारे में एक सामान्य समझ हो। ऐसा हो सकता है कि भविष्य में, और एक चीज यकीन मान करके आप चलिए कि ये केवल मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग या किसी क्षेत्र विशेष के लिए नहीं है, ये आपका शून्य से शिखर तक संविधान की प्रस्तावना की हम बातचीत कर रहे हैं। यूपीएससी का एग्जाम हो, मैं यूपीएससी का ही विद्यार्थी रहा हूं, तो मैं उसी लहजे पर आपसे बात कर रहा हूं। और यदि इन चीजों को आप समझ लेंगे तो आप अलग से प्रीलिम्स, अलग से मेंस, अलग से यूपीएससी, अलग से बीपीएससी, अलग से ये किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप भारतीय संविधान का अध्ययन कर रहे हैं, परीक्षा का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन कर रहे हैं। और जब आप कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन करें तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में रम जाएं। अगर हम चीजों को रटते हैं, ट्रिक बनाते हैं, मेथड बनाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो बस उसके बाद हमारी जो पूरी योजना तैयारी की रहती है ये 5 वर्षीय, 10 वर्षीय, 20 वर्षीय तक पहुंच जाती है। एक बार आप अगर समझ के स्तर पर इसको लेकर के गए, इसको अपने चेतन से अवचेतन स्तर तक में चीजों को लेकर के चले गए, तो फिर आप यकीन मानिए इसको बार बार रिवीजन के उस पूरे प्रपंच से आप बच पाएंगे। तो मैं वापस आ रहा हूं और मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि इन शब्दों का मतलब क्या है। तो देखिएगा पहला शब्द जो है वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका पीडीएफ जो रहेगा, अभी जब वीडियो रहेगा तो उसके साथ हम शेयर कर देंगे। मेरी आप लोगों से ये दरख्वास्त रहेगी कि पीडीएफ से ज्यादा बेहतर ये है कि हमारे शब्दों में ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि किताबों में बहुत सारी चीजें लिखी रहती हैं और शिक्षक का तो काम ही होता है उन छुपे हुए शब्दों की व्याख्या करना, 2 लाइनों के बीच में छुपे हुए भावों को बताना, यही तो शिक्षक का काम है। तो उन्हीं चीजों के लिए हम वापस आपको लेकर के चलते हैं हम अपने व्हाइट बोर्ड में, ठीक। और उसको आप देखिएगा कि उसमें क्या है। देखिए एक शब्द जो है इसमें वो शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब कि आपको भारत को बनाना है। तो इन शब्दों को हम सरसरी तौर पर आपको बता रहे हैं कि इनका मतलब क्या है। तो भारत को आपको बनाना है, पहले नंबर की बात, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, और दूसरे नंबर की बात है समाजवादी, और तीसरे नंबर का शब्द है पंथ निरपेक्ष, चौथे नंबर की बात है लोकतंत्रात्मक, और एक शब्द है जिसे आप कहते हैं गणराज्य। इनका मतलब क्या है? प्रीलिम्स के एग्जाम में ये कई दफा पूछा गया है, अनेकों बार इन शब्दों का मतलब पूछा जाता है। विद्यार्थी इसको भी चूंकि गहराई से देखते नहीं है तो इस पर भी गड़बड़ी हो जाती है, तो आप इसको देखिएगा। पहले लिखा हुआ है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो इसका मतलब समझ लीजिएगा, प्रभुत्व संपन्न एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो किसी राष्ट्र भर के लिए नहीं, व्यक्ति के लिए भी होता है। जैसे कि व्यक्ति के लिए, जैसे मैं अपना उदाहरण ले लूं, प्रभुत्व संपन्न का मतलब यह है कि मैं अपने आंतरिक मामले हूं या मेरे बाह्य मामले हूं, इसमें जब मुझे किसी से कोई पूछने की जरूरत ना पड़े, जब मैं पूरी तरीके से डिपेंड रहूं खुद में, किसी दूसरे पर निर्भर ना रहूं, मैं आत्मनिर्भर रहूं, स्वेच्छा में रहूं, मैं अपनी मन मर्जी के मुताबिक जब अपने आंतरिक और बाह्य मसलों में किसी भी तरीके का डिसीजन लूं, इसमें किसी तरीके की बाध्यता ना हो, इस शब्द को कहा जाता है प्रभुत्व संपन्न। एक बार फिर से, प्रभुत्व संपन्न का मतलब, 2 शब्द तो आपको याद ही रखना पड़ेंगे। अब आप समझ के स्तर पर भी जाएंगे तो समझ के स्तर में भी कुछ शब्दों को तो अपने जहन में रखना ही पड़ता है, क्योंकि हमारे पढ़ाने का रिवाज यह है कि हम प्रीलिम्स, मेंस, यूपीएससी, एमपीपीएससी और अलग तरीके की चीजों को हम पृथक पृथक नहीं कर सकते। तो इसलिए आप याद रखिएगा कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का यहां पर 2 मतलब है। एक शब्द जो कहलाता है वो कहलाता है आपका आंतरिक मामले, और एक शब्द है आपका जिसे आप कहते हैं बाह्य मामले। आंतरिक और बाह्य मामलों का मतलब यह है कि जब हम इसको देश के संदर्भ में देखते हैं प्रभुत्व संपन्न का मतलब, तो आंतरिक मामलों का मतलब यही कहलाता है कि आंतरिक मामले 4 तरीके की मोटे तौर पर हो सकते हैं, जिसको आप बोल सकते हैं सामाजिक, आप जिनको कह सकते हैं आर्थिक, जिनको आप कह सकते हैं राजनीतिक, जिनको आप कह सकते हैं धार्मिक,
सांस्कृतिक, इस तरीके का कोई भी मामला हो और इस तरीके की कोई भी मामला पर, किसी भी तरीके के मामले पर देश की सरकार को, भारत की सरकार कोई भी डिसीजन ले, किसी देश को क्या आपत्ति होनी है? इस पे यूएनओ कोई बात नहीं कर सकता है, इसमें कोई भी अंतरराष्ट्रीय संगठन कोई बात नहीं कर सकता है। हमारी जो मर्जी होगी हम वो सामाजिक विधान बनाएंगे, हम अस्पृश्यता विरोधी कानून बना देंगे, हम सिविल एक्ट बनाएंगे, हम SC ST एक्ट 1989 बनाएंगे। ये हमारे सामाजिक आयाम है। हम अपने आर्थिक मसलों के लिए हमको जब GST लागू करना होगा हम तब करेंगे। किसी विदेशी मुल्क से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी विश्व बैंक से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी WHO से, माफ कीजिए WTO से, इस तरीके की कोई जरूरत नहीं। हमारे राजनीतिक, हमको एक वोट और एक देश और एक चुनाव का कॉन्सेप्ट लाना है तो हम उसको ले आएंगे। सांस्कृतिक, हमको जो करना है, जिस त्योहार को छुट्टी देना है, तो ये कहलाया हमारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ये शब्द इसलिए लिया गया, संविधान सभा में इस शब्द को इसलिए तवज्जो दी गई क्योंकि 1949 या यूं कहें देश की आजादी के पहले, देश की आजादी के पहले यही चीज तो नहीं थी हमारे में प्रभुत्व संपन्न। हमारे आंतरिक मामले हो उसके लिए यहां का वायसराय जिम्मेदार था, हमको उनसे पूछ करके चीजें करनी होती थी। और जब ब्रिटिश ताज का शासन था तो अंतिम रूप से निर्णय उनको लेना था, या तो यहां पर गवर्नर लेंगे, वहां पर वो लेंगे, और इन सभी चीजों के बाद हम लोग अपने तरीके के फैसले ले पाएंगे। तो ये प्रभुत्व संपन्न है और पहले इतना ही शब्द संविधान सभा में चुना गया था। लेकिन संविधान सभा पर जबलपुर के लोगों का बहुत बड़ा रोल रहा है। इसमें एक सेठ गोविंद दास, गोकुल दास हुआ करते थे, उन्होंने इस शब्द के लिए बड़ा बल लगाया था कि संपूर्ण लगाइए। इसका कारण यह था कि जब संविधान सभा पे इस तरीके की डिबेट चल रही थी, उसी समय राष्ट्रमंडल की हमने सदस्यता मई 1949 में स्वीकार ली। और मई 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता, राष्ट्रमंडल क्या होता है? राष्ट्रमंडल उन देशों का समूह है जो कभी अंग्रेजों के अधीन या अंग्रेजों के गुलाम हुआ करता था। तो जब हमने उस तरीके की सदस्यता स्वीकार ली तो बहुत सारे लोगों ने बताया कि जिसके चंगुल से आप बच के आए हो वापस उसी भंवर में जा रहे हो। तो इसलिए यह शब्द नेहरू ने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने, पहले प्रधानमंत्री ने, कि हम स्वेच्छा से आए हैं और कभी भी जा सकते हैं। यह हमारी मर्जी है कि किस संगठन की सदस्यता लेनी है। ये केवल हम सदस्यता इसलिए रहे हैं ताकि हमारी ये वाली आइडेंटिटी रहे कि हम लोग एक लंबी गुलामी के बाद आजाद हुए हैं और अब आजादी के बाद हमको विकास करना है। तो विकास में हमका आपको सहयोग चाहिए, मतलब अलग अलग मुल्कों का सहयोग चाहिए। इसलिए फिर संपूर्ण शब्द को जोड़ दिया गया। और संपूर्ण का मतलब यह हुआ कि कभी भी यह ना मान ले कि अगर कल के दिन हमको राष्ट्रमंडल की सदस्यता त्यागनी है तो इसमें कोई आपत्ति लगे। बहुत सारे लोगों ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता के लिए उस समय पर अपने प्रश्न चिन्ह उठाए थे, अपने सवालिया निशान लगाए थे। तो जब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न आया तो इसका मतलब यह था कि अब भारत पूरी तरीके से अपने आंतरिक मामलों के लिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मामलों के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है। एक दूसरा शब्द लिखा हुआ है बाह्य मामले। तो बाह्य मामलों का मतलब क्या होता है? यदि हम किसी देश से कोई संधि कर लें, मतलब कोई विदेशी देश है, चाइना है, अमेरिका है, पाकिस्तान है, कोई भी देश हो सकता है, यदि हमारा कोई शत्रु है उससे कोई बात करना है, यदि कोई संधि करना है, कोई किसी से शत्रु से कोई बातचीत करना है, किसी तरीके का युद्ध करना है, किसी तरीके की मित्रता करना है, किसी तरीके की यात्राएं करना है, ये हमारे बाह्य मामले हैं। और इन तरीके के बाह्य मामलों के लिए अब किसी देश से हमको पूछने की जरूरत नहीं है। अब भारत देश की सरकार के पास इतनी कुवत आ चुकी थी कि वो इस तरीके के आंतरिक और बाह्य मामलों के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र थी। ये मसला कहलाता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरा शब्द देखिएगा, दूसरा शब्द जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है समाजवादी। और इस समाजवादी का मतलब क्या होता है? तो समाजवादी का मतलब समझिए कि समाजवादी जो शब्द था, माफ कीजिएगा, समाजवादी जो शब्द था, यह शब्द जो था ये मूल संविधान में नहीं था। तीन तरीके के शब्द ही मूल संविधान में नहीं थे। एक को आप जानते हैं कि इसको आप याद भी रख सकते हैं कि SPA या सपा पढ़ सकते हैं आप एक ही शब्दावली में, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये तीन तरीके के शब्द मूल संविधान पे नहीं थे। एक बार फिर से बोल रहा हूं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये आपको पता होगा, जिसको आप लोग लघु संविधान, ये ऐसे इस तरीके के प्रश्न है जो बच्चों को आमतौर पर बनते हैं लेकिन अंदर की गहराइयां नहीं पता होती हैं। तो 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, और 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे। देश में आपातकाल का दौर था और आपातकाल के दौर के बाद उस समय की तत्कालीन जो इंदिरा गांधी की सरकार थी उनको पर्याप्त तरीके से पता चल चुका था कि आने वाले इलेक्शन पे उनको कुछ मिलना नहीं है। तो इसलिए उस टाइम पर बहुत सारे ऐसी भी चीजें हुई थी जो बहुत ही, जिसको लेकर के अभी भी दाग लगाए जाते हैं तत्कालीन सरकार में। भारत का वो काला समय माना जाता है। नए नए तरीके के, हालांकि दिग्गज नेताओं का जन्म भी उस जमाने पर हुआ था। तो इंदिरा गांधी जी की एक मतलब कानून मंत्री हुआ करते थे, मैं शायद अगर ठीक से नाम याद कर पा रहा हूं तो उनका नाम
एच आर गोखले करके था संभावित तौर की, सभी पीडीएफ में देखेंगे, तो उनने ये एडवाइस किया था कि वो कानून मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि इस शब्द को अगर आप संविधान में लेकर के आएंगे तो चीजें ज्यादा अच्छी रहेंगी। तो एक शब्द आया था समाजवादी और एक आया था पंथ निरपेक्ष। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एक और शब्द अखंडता जो है वो भी 42वें संविधान संशोधन की उपज है। उसका मतलब यह था कि ये तीनों तरीके के शब्द जो थे ये तत्कालीन भारत की राजनीतिक स्थिति के कारण आए थे। ये समाजवादी के पीछे की क्या स्थिति बनी तो आप समझिएगा जरा। मतलब 1975 से लेकर के 1977 तक जो आपातकाल का दौर था, इस समय 3 तरीके की प्रॉब्लम आई। पहली प्रॉब्लम तो ये हुई कि एक बार देश में पुनः भारत बनाम इंडिया की लड़ाई शुरू हुई, जिसको बोला गया भारत वर्सेस इंडिया। भारत का मतलब गांव और इंडिया का मतलब शहर। इसी समय एक और लड़ाई हुई फिर से, जिसे बोला गया स्त्री बनाम पुरुष। तब तक एक और लड़ाई होने लगी वापस, जिसे बोला गया अमीर बनाम गरीब। तब तक एक और लड़ाई हो गई जिसे आप कह सकते हैं काले वर्सेस गोरे, मतलब कुछ उत्तर के राज्यों में और भी होने लगी, सवर्ण बनाम दलित। कुल मिलाकर के इस तरीके की स्थितियां फैल गईं। इसलिए समाजवाद का मतलब वो बहुत पुरानी बात है जो समाजवाद की हम कार्ल मार्क्स का समाजवाद और इनका कह रहे हैं कि उत्पादन के साधन और उसके वितरण में सभी तरीके के लोगों का बराबर तरीके का राइट रहे, वो समाजवाद कहलाता है। समाजवाद इससे कई गुना आगे, और उस समय का समाजवाद इन स्थितियों से प्रेरित था क्योंकि देश में इस तरीके के हालात थे कि समाज में व्याभिचार था, समाज में अराजकता फैल गई थी, लोगों को पकड़ करके उनकी वैक्सोटोमी, ट्यूबोक्टोमी, जिनको आप नसबंदी कहते हैं, वो सभी चीजें होती थी। उसमें भी आरोप लगाए गए कि किसी धर्म विशेष को नोटिस करके ये सारी चीजें हो रही हैं। तो इसलिए फिर हमको ये वाला जो शब्द है आपका कि ये सारी चीजें, एक तो समाजवादी की इस तरीके के समाज में जो अलग अलग तरीके की चीजें हैं उन चीजों को हमको एक करना है, और पंथ निरपेक्ष का मतलब कि हम किसी धर्म का ना तो फेवर कर रहे हैं और ना ही इसको अपोज कर रहे हैं, ना ही किसी के लिए हम बाधा बन रहे हैं। तो एक और शब्द जोड़ा गया पंथ निरपेक्ष। और अखंडता का मतलब यही था कि अलग अलग तरीके के प्रांत जो अलग होने की बात कर रहे थे, तो ये तत्कालीन नीतियों से, ये याद रखिएगा कि आप 42वें संविधान संशोधन 1976 की उपज है। और ये याद रखिएगा कि आप लोग तो पढ़ते ही हैं कि मूल कर्तव्य भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। आज से ये शब्द भी याद रखिएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के ये तीनों शब्द भी सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही आधारित थे। इसका मतलब आज से जो तथ्य आपको याद रखना है, न केवल मूल कर्तव्य बल्कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द भी सरदार स्वर्ण सिंह समिति की ही बात थी। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न में मैंने आपसे पर्याप्त बात कर ली, समाजवादी में बात कर ली, और समाजवादी का मतलब यही था कि इस तरीके की चीजें जो फैली हुई थी, इन चीजों से दूर होना है हमको। एक तीसरा शब्द था पंथ निरपेक्ष, और पंथ निरपेक्ष का मतलब यही है कि जो अलग अलग तरीके के धर्म, मतलब यहां पर एक और बात आ चुकी थी जिसे बोला जा रहा था हिंदू बनाम मुस्लिम, या इसके अलावा और भी लोग, हिंदू बनाम मुस्लिम कह लीजिए, या मुस्लिम बनाम आप यहां पर सिख को जोड़ लीजिए, ईसाई को जोड़ लीजिए, लेकिन यह था कि पंथ निरपेक्ष, हम किसी व्यक्ति को टारगेट नहीं कर रहे हैं, और इन चीजों को यदि टारगेट नहीं कर रहे हैं तो ये सारा शब्द भी आया। तो कुल मिलाकर के आप देखिए, एक शब्द जो है आपका वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, आंतरिक और बाह्य मामले। दूसरा शब्द है समाजवादी। समाजवादी का मतलब अमीर गरीब, इंडिया और भारत, गांव और शहर, सवर्ण बनाम दलित, अमीर बनाम गरीब, अगड़े बनाम पिछड़े, इन सभी तरीके के लोगों को जब हम एक साथ एक ही चश्मे से बराबरी के भाव से देखते हैं, फिर उसके अलावा कह सकते हैं इकोनॉमिक नजरिए से कि उत्पादन के साधन और उसके वितरण में भी जब हम साम्यता स्थापित करने की बात करते हैं, तो यह समाजवाद कहलाता है। समाजवाद अलग अलग तरीके का लोगों ने, सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से समाजवाद की परिभाषा दी। गांधी का समाजवाद अलग था, लोकतांत्रिक समाजवाद अलग था, जेपी का समाजवाद अलग था, लोहिया का समाजवाद अलग था। आप मोटे मोटे शब्दों में इस समाजवाद को लोकतांत्रिक समाजवाद कह सकते हैं कि भारत का जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है, क्योंकि इसमें हमने व्यक्ति को महत्व दिया है। इसके बाद तीसरा शब्द है जिसे पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब अभी आप समझ लीजिए कि पंथ निरपेक्ष क्या कहलाता है, इस शब्द का असल मतलब क्या होता है। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब आप समझिए कि राज्यों के संदर्भ में, मतलब राष्ट्रों के संदर्भ में, संविधान में वैसे भी राज्य और राष्ट्र एक ही है, तो पंथ निरपेक्ष का 3 मतलब कहलाता है। राज्य जो होते हैं वो 3 तरीके के हो सकते हैं, राज्य या राष्ट्र की बात करें। एक को बोला जाता है सैद्धांतिक राष्ट्र, और सैद्धांतिक राष्ट्र का मतलब यह होता है कि ऐसा राष्ट्र जिसका अपना कोई धर्म हो। सैद्धांतिक राष्ट्र का मतलब जिसका अपना कोई धर्म हो, जैसे श्रीलंका। श्रीलंका को आप सैद्धांतिक राष्ट्र कह सकते हैं क्योंकि वहां पर बौद्ध धर्म चलता है। तो श्रीलंका हो गया एक सैद्धांतिक राष्ट्र हो गया।
एक और होता है जिसे बोला जाता है नास्तिक राष्ट्र। नास्तिक राष्ट्र का मतलब यह होता है, देखिए व्यक्ति के संदर्भ में नास्तिक की बात अलग होती है। व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में नास्तिक का मतलब यह होता है कि वो या तो वो भी, और नास्तिक का भी भारत में नास्तिक व्यक्ति का अलग मतलब होता है, विदेश में अलग होता है। और नास्तिक के बारे में समाज में यह धारणा है कि कोई व्यक्ति नास्तिक है मतलब वो ईश्वर को नहीं मानता है। ये एकदम मतलब लफाजी वाली बात है। नास्तिक का मतलब यह होता है कि जिन व्यक्तियों को वेदों में विश्वास हो वो आस्तिक, जिन व्यक्तियों को वेदों में विश्वास ना हो वो नास्तिक। लेकिन नास्तिक का हम अर्थ क्या लगा लेते हैं, ईश्वर में विश्वास। ऐसा नहीं, राष्ट्र के संदर्भ में मान सकते हैं कि नास्तिक का मतलब जो राष्ट्र सभी धर्मों का विरोध करे, कोई भी धर्म हो उसका उसका काम ही विरोध करना है। आप इसको बोल सकते हैं, जैसे चाइना में एक प्रांत है शिनयांग नामक है, उसमें सभी धर्मों का वहां पर विरोध होता है, तो उसको आप कह सकते हैं उस खास इलाके को। एक तीसरे तरीके का राष्ट्र होता है जो अपना वाला राष्ट्र है, और इस राष्ट्र को बोला जाता है पंथ निरपेक्ष। और पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि हम किसी धर्म का ना तो विरोध करेंगे ना तो पक्ष लेंगे, बल्कि हम सभी धर्मों को एक बराबर निगाहों से आगे बढ़ने का अवसर प्रदान कराएंगे। तो ये हमारे पंथ निरपेक्ष की बात है। तो भारत ने ना तो सैद्धांतिक और ना ही नास्तिक, बल्कि हमने ईश्वर के धर्म के अस्तित्व को स्वीकारा भी है और सभी धर्म की बेहतरी के लिए इसकी बात की है। तो ये पंथ निरपेक्ष शब्द है। ये सारी की सारी चीजें प्रीलिम्स में, मेंस में 5 मार्कर में आती हैं। इन चीजों को ऐसे ही व्यवस्थित तरीके से देखना चाहिए। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर इसका मौके मौके पर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि यही कहानियां जो होती हैं वो एग्जाम हॉल तक आपके साथ जाती हैं। वापस आते हैं आपके पास, तो ये तीसरा शब्द था जिसको आपको ने बोला पंथ निरपेक्ष। लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या कहलाता है, तो लोकतंत्रात्मक का मतलब व्यक्ति की बराबरी। जब समाज में सबसे पिछली पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति संविधान के या राष्ट्र के सर्वोच्च पद में बैठे हुए व्यक्ति तक अपनी आवाज पहुंचाने में सक्षम हो, तो हम कहेंगे उस देश को कि उस देश में लोकतंत्र आया है। लेकिन लोकतंत्र की भी कई वैरायटी हो सकती हैं। लोकतंत्र क्या क्या हो सकता है, तो देखिए लोकतंत्र को भी अंबेडकर साहब ने इसमें लंबी डिबेट की थी। अंबेडकर साहब को आप जानते ही हैं कि अंबेडकर साहब बराबर पढ़ा लिखा व्यक्ति उस समय तो नहीं था, और अभी भी वर्तमान समय भी इतना मतलब योग्यताधारी व्यक्ति अभी भी इतनी आसानी से तो मुश्किल ही है, विरले ही मिलेंगे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का मतलब आप केवल यहां पर राजनीतिक लोकतंत्र से मत ले लीजिए कि अंतिम पंक्ति पर बैठा हुआ व्यक्ति सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति तक अपनी आवाज पहुंचा पाए, या वो वोट दे पाए, या वो चुनाव लड़ पाए। उसने कहा था ये सब तो लोकतंत्र की भीनी भीनी सी डेफिनेशन है। उन्होंने कहा लोकतंत्र एक और होता है जिसे बोला जाता है सामाजिक लोकतंत्र। और ये वाला जो लोकतंत्र है, सामाजिक लोकतंत्र, इसके लिए अंबेडकर साहब का खास तरीके का फोकस था। उनको कहना था कि ये बताइए कि जो छुआछूत जिस व्यक्ति को स्पर्श करने में ही लोगों को अपराध का भाव होता है, उस व्यक्ति को वो वोट देंगे क्या, उस व्यक्ति के साथ वो चुनाव में कोई बात करेंगे क्या। तो उन्होंने कहा था कि देखिए सामाजिक लोकतंत्र को भारत के संविधान में ज्यादा तरजीह देने की जरूरत है। ले भी आए फिर वो आर्टिकल 17 अपने लिए, ले भी आए आर्टिकल 17 1955 का आप एक्ट पढ़े होंगे, तो ये सारी चीजें को ले तो आए, लेकिन उन्होंने ये कहा था। और एक और तीसरे तरीके का लोकतंत्र होता है जिसे आप आर्थिक लोकतंत्र कहते हैं। और आर्थिक लोकतंत्र का भी मतलब वही है कि देश में ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि एक व्यक्ति ये सोच रहा हो कि क्या क्या खाएं और एक व्यक्ति ये सोच रहा हो कि क्या खाएं। तो आर्थिक लोकतंत्र का मतलब यही है कि ये गरीब और अमीर के बीच, ये समझ लीजिए क्या क्या खाएं का मतलब इसके पास तो ऑप्शनों की भरमार है और इसके पास तो किसी तरीके का कोई विकल्प ही नहीं है। तो आर्थिक लोकतंत्र का भी कसौटी यही है। फिर इसके लिए बहुत सारी चीजें बनी। तो कुल मिलाकर के हमने अपने आप को लोकतंत्र बनाया, लेकिन इसका मूल जो प्रियम्बल जो भाव देती है वो राजनीतिक लोकतंत्र देती है। वापस आई उन्हीं चीजों पर। तो ये तीसरा शब्द है लोकतंत्रात्मक, और लोकतंत्रात्मक का मतलब 3 तरीके के लोकतंत्रों को हमको मैनेज कर करके चलना है। और गणराज्य का मतलब ये होता है, गणराज्य समझ लीजिए, गणराज्य का मतलब ये होता है कि यदि इस देश में जो सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, सर्वोच्च पद पर, जिसको आप कह सकते हैं, गणराज्य का मतलब होता है सर्वोच्च पद पर यदि कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, और सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति को आमतौर पर यही शब्द कहते हैं राष्ट्राध्यक्ष। तो यदि ये राष्ट्राध्यक्ष या तो ये इलेक्शन के द्वारा चुनकर आए, या दूसरा तरीका है ये वंशवादी या वंशानुगत परंपरा के आधार पर सीधे उस कुर्सी को हासिल कर ले। तो यदि राष्ट्राध्यक्ष भी चुनकर आए, इसके बाप दादा और इसके आगे आने वाली पीढ़ी से कोई लेना देना नहीं,
जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पर इलेक्शन होता है, इलेक्शन लड़ती हैं, जीतती हैं, और एक आदिवासी महिला जब देश के राष्ट्राध्यक्ष के पोस्ट पर पहुंचती है, उसको आप कहेंगे गणराज्य। जबकि कुछ देशों में लोकतंत्र है, पब्लिक वोट देती है, लेकिन सर्वोच्च पद पर जो व्यक्ति, जो राष्ट्राध्यक्ष बैठा रहता है, वो वंश परंपरा के आधार पर जाता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है वो है भारत और इंग्लैंड या ब्रिटेन। भारत और इंग्लैंड दोनों जगह पर प्रधानमंत्री मतलब पीएम आप जिसको कहते हैं, उसमें तो इलेक्शन ही होता है, सीधे चुनाव जिसको कहते हैं। लेकिन जो राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति होता है, उसमें भारत के लिए तो चुनाव ही होता है, लेकिन इंग्लैंड में यहां पर चुनाव ही देखिए, लेकिन इंग्लैंड में इसके लिए वंशानुगत व्यवस्था है, वहां पर एक परिवार ही लगातार राज कर रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि भारत में भी लोकतंत्र है, इंग्लैंड में भी लोकतंत्र है। भारत एक गणराज्य है, लेकिन इंग्लैंड एक गणराज्य नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड में प्रधानमंत्री पद के लिए, सरकार के लिए तो चुनाव होता है, लेकिन सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति वंश परंपरा के आधार पर आता है। इसलिए भारत लोकतंत्रात्मक के साथ गणराज्य भी है, और ब्रिटेन केवल लोकतंत्रात्मक है, गणराज्य नहीं है। आगे आइएगा इसके बाद देखिए, ऑनलाइन इस तरीके के चीजों की कुछ सीमाएं हैं। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो क्लासरूम पे करना पॉसिबल हो पाती है, ऐसे संभव नहीं हो पाती है। आप लोगों से भी कुछ सवाल जवाब होते, कुछ आमने सामने की बात होती, जब दोहरा संवाद होता तो कुछ बातें और निकल करके आती। इसके बाद देखिएगा, गणराज्य आपको बता दिया, इसके समस्त नागरिकों को 3 तरीके का न्याय देना है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय तो आप न्याय का एक मतलब आप समझ लीजिए कि आज से अगर आपसे पूछ ले कोई कि न्याय का मतलब क्या है, तो न्याय का आप एक डेफिनेशन दे दीजिएगा। पहली नंबर की बात कि वाजिब अधिकार। वाजिब अधिकार का मतलब क्या कहलाया? किसी व्यक्ति को उसका हक मिल जाए, बस आप इसको हक भी कह सकते हैं, उस व्यक्ति को उसका हिस्सा मिल जाए, ये न्याय की डेफिनेशन है। ये न्याय की सबसे सटीक डेफिनेशन है। बहुत भारी भारी लफ्जों में इनको बोला जा सकता है, लेकिन अगर आप जाएंगे तो हर तरीके की डेफिनेशन का बीज जो रहेगा वो यही रहेगा कि किसी भी व्यक्ति को वाजिब कोई अधिकार दे दिया जाए, उसका अधिकार, उसका हक, उसका हिस्सा यदि हम सौंप देंगे तो इसको हम न्याय कह सकते हैं। तो 3 तरीके के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसमें जिद करके जो न्याय जुड़वाया था अम्बेडकर साहब ने, वो सामाजिक न्याय था, और इसको उन्होंने सबसे टॉप में रखा। उन्होंने कहा देखिए, सामाजिक न्याय के बिना ना तो आप आर्थिक न्याय की कल्पना कर सकते हैं, ना तो राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय पहले उसको समाज में शामिल तो कीजिए, और जब आप उसको समाज में शामिल कर लेंगे तो फिर बाकी की 2 चीजें, आर्थिक और राजनीतिक, ये चीजें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। फिर 5 तरीके की स्वतंत्रताएं हैं, विचार, विश्वास, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की। कभी कभी ये प्रीलिम्स में आता है कि इनमें से कौन सा, मतलब क्वेश्चन आप मान करके चलिए कि इसमें प्रीलिम्स से पूछ लेता है कि इसमें कौन से तरीके का जो न्याय है वो नहीं दिया गया है, कितने तरीके की स्वतंत्रता दी गई है और कौन सी स्वतंत्रता नहीं दी गई है, ये आ जाता है। कौन सी तरीके की चीजें प्रतिष्ठा और अवसर में कौन सी समता नहीं दी गई है। तो आपको याद रखना है 3 तरीके के न्याय मिलते हैं, 5 तरीके की समता मिलती है, और 5 तरीके की स्वतंत्रता मिलती है और 2 तरीके की समता मिलती है। आगे बढ़ रहा हूं मैं, इसके बाद इन शब्दों के बाद में आपसे आगे बात करता हूं। और फिर जो नेक्स्ट शब्द है वो है प्रतिष्ठा, और इसके बाद है अवसर की समता। तो पहले तो आप समता समझ लीजिए कि समता क्या कहलाती है। अधिकांश लोग इसको, समता को, समानता ही पढ़ लेते हैं, जबकि आर्टिकल 16 में भी अवसर की समता शब्द लिखा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। बार बार कह रहे हैं कि प्रस्तावना में भी समता लिखा है, आर्टिकल 16 में भी अवसर की समता लिखा हुआ है, समानता नहीं होता। समता और समानता का मतलब आप ये समझ लीजिए कि एक 10 साल का बच्चा है और एक 30 साल या 25 साल का एक एडल्ट है, और आप ये समझ लीजिए 10 साल भी छोड़ दीजिए, इसको कुल 5 ही साल का बना दीजिए। 5 ही साल का बच्चा और 25 साल का एडल्ट है, और यदि इनको 100 मीटर की रेस तय करना है, तो 100 मीटर की रेस तय करना है, तो इसका मतलब ये है कि ये इन पे तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। 5 साल का बच्चा और 25 साल का अगर युवक होगा, और इन लोगों को बराबर अगर इसी बाउंड्री में खड़ा कर दिया जाए, और इसी बाउंड्री से अगर स्टॉप वॉच चालू कर दी जाए, तो जाहिर सी बात है कि ये तो कुछ दूरी तय कर पाएगा, और ये अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंच चुका होगा। इसलिए ये, अगर हम इनको बराबरी पे, इस बाउंड्री में खड़ा करके इनको दौड़ाने की बात करते हैं, तो ये शब्द कहलाता है समानता। ये कोई खास चीज नहीं है। भारत का संविधान समानता से बहुत आगे है। उसने कहा कि बराबर की प्रतियोगिता तो तब होगी जब 5 वर्ष वाले बच्चे की दौड़ हम यहां से शुरू ना करके यहां से शुरू करें, और वो इतनी दूरी तय कर ले, और ये वाला व्यक्ति पूरी इतनी दूरी तय कर ले। जब इतनी दूरी तय कर लेगा तो हम ये कहेंगे कि दोनों में योग्यता बराबर है।
दोनों में क्षमता बराबर है। जो इनमें असमानता है वो असमानता के पीछे इस व्यक्ति का कोई कसूर नहीं है। तो इस तरीके की असमानताओं को दूर करने के लिए लाई गई समानता को समता कहते हैं। इस तरीके की असमानता को, मैं फिर से कह रहा हूं, इसमें ही रिजर्वेशन छुपा हुआ है कि 3000 साल से अगर किसी जाति विशेष को आरक्षण दिया जा रहा है तो यही है कि आरक्षण ने समाज में असमानताएं नहीं फैलाई कि एक बच्चे को 60% चाहिए, एक को 80%, बल्कि यह है कि पहले से समाज में असमानता तो व्याप्त है ही, और उस तरीके की असमानता को पुनः समता में लाने के लिए जिस तरीके की चीजों को हम अपनाते हैं वही रिजर्वेशन है, और इसी तरीके की समता की बात होती है जिसे आप कहते हैं प्रतिष्ठा और अवसर की समता। और इन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता, बंधुता का मतलब यहां पर भाईचारा है, और भाईचारे का मतलब यही है कि हिंदू मुस्लिम का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, इस तरीके का भाव है ना। हम भाई भाई हैं और हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस तरीके की जब हम बात करते हैं तो ये बंधुता है। इसका मतलब हमारे भीतर इस तरीके का भाईचारा हो कि राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए सरकार को कोई प्रयास ना करें, बल्कि व्यक्ति अपने आप में जब भीतर से राष्ट्रवाद हमारे भीतर आता है तो इसको हम कहेंगे राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो इस तरीके के प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और हैं। तारीख आपको बता ही दिया, 26 नवंबर 1949, मिति मार्गशीर शुक्ल सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा अंगीकृत का मतलब धारण कर लेना, अधिनियमित का मतलब उसको नियम में आ जाना, और उसके बाद आत्मसमर्पित का मतलब कभी ऐसी स्थिति आ जाएगी कि जब संविधान से हमारे मतभेद हो जाए तो हमको अपने आप को समझाना है और ये बताना है कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने संविधान के लिए खुद को समर्पित कर दिया है। ताकि ये शब्द इसलिए जोड़ा गया ताकि आने वाली पीढ़ी ये समझ पाए, हम लोग ये समझ पाए कि भारतीय संविधान की असल भावना क्या है, असल उद्देश्य क्या है। मैं आपको पीडीएफ की ओर लेकर के चलता हूं और उस पीडीएफ को देखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण तरीके की चीजें यदि होंगी तो उसकी बात करवा दे रहे हैं। देखिएगा ये पीडीएफ देखिएगा, और पीडीएफ में आप जितनी तरीके की चीजें हैं आप उनको देख लीजिएगा। ये सारी चीजें आपको दे भी दी जाएंगी इसी डिस्क्रिप्शन के साथ, और यही लिखा हुआ है। देखिए अब आपको सब कुछ समझ में आएगा कि प्रस्तावना के मुख्य तत्व क्या हैं। तो प्रस्तावना के मुख्य तत्व में एक नंबर की चीज तो यही है कि संविधान का स्रोत हम भारत के लोग अर्थात जनता। ये याद रखिएगा कि ये वाला जो शब्द था ये अमेरिका के संविधान से ये वाली चीज उठाई गई थी, हम भारत के लोग। इसलिए कभी कभी कहा जाता है कि वहां पर यही लिखा है कि वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, और यहां पर लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो यदि प्रश्न ये आ जाए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार कहां से आया, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार और हम भारत के लोग शब्द कहां से आए, इसका सही जवाब अमेरिका है। तो कई बार ऐसा लिखा रहता है कि भारत संविधान की प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से उद्भूत है, या ये भी रहता है कि हम भारत के लोग। फिर उसके बाद ये संविधान का स्वरूप आपको बता दिया, बल्कि संविधान के स्वरूप से बेहतर हम ये समझते हैं कि इसमें देश का स्वरूप शब्द इस्तेमाल होना चाहिए। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य, और न्याय वही, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्वतंत्रता वही, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता। और इन सब में हमारा ये अंतिम ध्येय है कि इन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता और बंधुता, इन सभी चीजों को आपको मैनेज करके लेकर के चलना है। और इसके बाद फिर आगे लिखा हुआ है प्रस्तावना में उल्लिखित शब्द, इसका मतलब आपको हमने बता दिया है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। लिखा हुआ है भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। ये चीजें अब ज्यादा बेहतर से आपको समझ में आएंगी। इस पे लिखा हुआ है कि हम अपने बाह्य और आंतरिक दोनों तरीके के मामलों पर निर्णय लेने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है। ये किसी विदेशी सीमा का अधिग्रहण कर सकता है और अपनी सीमा के किसी भी भाग को हम अपना सकते हैं। आगे लिखा हुआ है वही संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक धार्मिक तरीके के हमारे आंतरिक मामले होते हैं। इसी तरीके के हमारे कुछ वैदेशिक मामले हैं जिन्हें मित्र राष्ट्र और संधु और राष्ट्रकुल या राष्ट्रमंडल के बीच में जो संविधान सभा में डिबेट हुई थी उसकी भी बात हमने किया हुआ है। और इस पर आप देखिएगा नेहरू जी का ये वक्तव्य, इस समय एमपीपीएससी वक्तव्यों पर आधारित सवाल बहुत पूछ रही है। नेहरू जी का ये देखिएगा, नेहरू जी का उक्त कथन की यह स्वेच्छा से किया गया करार है और इसे स्वेच्छा से समाप्त किया जा सकेगा, सभी प्रकार के ऐसे आरोपों और आक्षेपों का खंडन करता है। इसके बाद आप देखिएगा क्रमशः समाजवादी शब्द का असल मकसद हमने आपको बता दिया, आप इसको एक बार पढ़ भर लेंगे। इस पर तो केवल ये पीडीएफ मेरे द्वारा तैयार नहीं की गई है, ये आप देखिएगा इसके बाद कि इस पर लिखा हुआ है यही उत्पादन और वितरण के साधन, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट इससे बहुत अलग है। समाजवादी शब्द तो वैसे भी 1976 में ऐड हुआ था, तो 1976 की परिस्थितियों से प्रेरित था। तो ये आपको याद रखना कि उत्पादन के साधन ये नहीं था और इसके अलावा बहुत सारी चीज और भी थी। इस पे हालांकि ऊपर लिखा हुआ है कि लगभग प्रत्येक आयाम परिलक्षित होते हैं समाजवाद में, चाहे वो संपत्ति हो, चाहे वो संसाधन हो, चाहे वह समानता हो, चाहे फिर समाज में प्राप्त प्रतिष्ठा हो, चाहे अवसर हो। इतना बड़ा कंसेप्ट है समाजवाद। ठीक,
कि एक ऐसा विचार है जिसे दुनिया दो धड़ों में बट गई थी, तो उसको चंद लफ्जों में इस अवधारणा को समेटा भी नहीं जा सकता। समाजवाद को समझाने के लिए 6 से 8 घंटे का एक लंबा वीडियो की जरूरत पड़ेगी। तो अभी संविधान की प्रस्तावना के लिए इतना पर्याप्त है। आगे देखिएगा, इसके बाद फिर लिखा हुआ है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष शब्द मूल प्रस्तावना में तो नहीं था, आपको बताया था आपातकाल के दौरान अलग अलग धर्मों को यह लग रहा था कि हमारे धर्म को टारगेट किया जा रहा है, तो ये शब्द वहीं से प्रेरित थे। तत्कालीन कानून मंत्री ने इंदिरा जी को समझाया था और श्रीमती इंदिरा जी के सामने वाली बात की गई थी, तो फिर ये पंथ निरपेक्ष शब्द आया। और पंथ निरपेक्ष का एक मतलब और भी है कि यहां पर धर्म ग्रंथ के आधार पर चीजें नहीं चलेंगी। अलग अलग देशों में चलता है शरीयत के कानून, इसके कानून, उसके कानून, किसी धर्म विशेष की अपन बात नहीं करेंगे, लेकिन किसी भी धर्म ग्रंथ की तुलना में जब संविधान सर्वोच्च होता है तो उसको ही कहा जाता है पंथ निरपेक्ष। राज्य का धर्म के व्यवहार के आधार पर 3 प्रकार के राज्यों की संकल्पना आती है, और उसी की बात हमने इसमें की है। नास्तिक राज्य लिखा हुआ है, फिर उसके बाद है सैद्धांतिक राज्य और धर्मनिरपेक्ष राज्य। आगे आप देखेंगे लोकतंत्रात्मक शब्द का भी अलग तरीके का वो लिखा हुआ है, तो आप देख पा रहे होंगे इसमें नास्तिक राज्य का मतलब जो राज्य सभी धर्मों का विरोध करता है। आपको बताया था चीन का शिएंग यांग। सैद्धांतिक राज्य भी होता है कोई ऐसा राज्य जिसका अपना विशेष धर्म हो, अपना विशेष धर्म हो। फिर उसके बाद धर्मनिरपेक्ष राज्य या पंथ निरपेक्ष जिसको अपन ने बोला है वो भी लिखा हुआ है। आगे आइए वापस, फिर देखिएगा इसके बाद संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये सारी बातचीत हमने आपसे कर ली है। पंथ निरपेक्ष यहां से आपको बात करना है। लोकतंत्र का मतलब बता दिया है, और लोकतंत्र का यही मतलब है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था से अभिप्राय है शासन संचालन में, शासन संचालन की शक्ति जब संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। और ये बात है ही है, हम भारत के लोग। प्रस्तावना भारत में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की मौजूदगी को दर्शाती है, क्योंकि शुरुआती है हम भारत के लोग। गणराज्य का मतलब वही है भारत का प्रमुख या राष्ट्रपति चुनाव के बाद सत्ता में आता है, ना कि उत्तराधिकारिता के माध्यम से। भारत का राष्ट्रपति लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है तथा मंत्रिपरिषद की सहायता से देश के शासन को संचालित करता है। आगे एक शब्द लिखा हुआ है न्याय, इसकी बात हमने कर ली है। आप देख लीजिएगा कि सभी के साथ समान व्यवहार से है ना। इस पे एक शब्द होना चाहिए कि किसी के अधिकारों का उल्लंघन ना हो। हमने यही बोला, न्याय की मूल डेफिनेशन यही है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन ना हो। आगे लिखा हुआ है स्वतंत्रता का अर्थ, समता का अर्थ लिखा हुआ है संविधान में प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समता। इन शब्दों से ज्यादा बात अपन कर चुके हैं। अगर आपको ऐसा लगे तो एक बार फिर से जाइए, उन शब्दों को पढ़िए, उन शब्दों के बारे में चीजों को समझिए, फिर ये शब्द आपके पास कुछ नहीं रहेंगे। बंधुत्व का अर्थ लिख दिया है। बंधुत्व का अर्थ क्या है? नागरिकों के बीच एक समान भाव जागृत करना, जिसको आप भाईचारा कह सकते हैं। ये लिखा हुआ सर्वमान्य भाईचारे का विकास करना। भारतीय संविधान एकल नागरिकता तथा मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों में इस तरीके की बात है। व्यक्ति की गरिमा का मतलब यही है कि आप इसमें, एक व्यक्ति ने कहा था कि हर प्रत्येक व्यक्ति का, ये के.एम. मुंशी का ये लाइन आप याद रखिएगा, इसको नोट डाउन कीजिएगा, किसी एग्जाम में टकराएगी आपसे। के.एम. मुंशी के अनुसार व्यक्ति के गौरव का अर्थ यह है कि संविधान न केवल वास्तविक रूप से भलाई, और इसमें जो सबसे जबरदस्त शब्द है वो ये है कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र है, इसलिए हर व्यक्ति के व्यक्तित्व की गरिमा को बनाए रखना हमारी मूल भावना है। आगे देखिएगा प्रस्तावना में उल्लिखित, ठीक, इसमें कुछ खास नहीं, इसमें आपसे बात की जा चुकी है। राष्ट्र की एकता और अखंडता ये तो बाद में जोड़ी ही गई थी। इसके बाद आप देख लीजिएगा प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, तो ये वाली बात थी। देखिए संविधान की प्रस्तावना में पहले पेज में जो है वो संविधान की प्रस्तावना है, लेकिन ये वाली बात हमेशा रहती है कि संविधान प्रस्तावना का हिस्सा है या नहीं। संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद को है। यदि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है तो प्रस्तावना में भी संशोधन संसद कर सकती है। इस तरीके के 4-5 विवाद हैं, और पहला विवाद ये याद रखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट तरीके का कॉन्सेप्ट है ये, और आप ये याद रखिएगा कि जो संविधान संबंधी पहला वाद हुआ था ये 1957 में हुआ था। मदन गोपाल काबरा इनका पूरा नाम था, मदन गोपाल काबरा, और ये जोधपुर राजस्थान के निवासी थे। और इन्होंने आय के ऊपर, मतलब कि जोधपुर राजस्थान के निवासी थे और इन्होंने आयकर के ऊपर भारत सरकार के विरुद्ध में एक वाद लिखा था। और इन्होंने आर्थिक लोकतंत्र को, क्योंकि उस समय टैक्स वैक्स के ज्यादा कानून हमारे पास थे नहीं, तो सरकार ने ये बोला था कि हम जो हैं ये आर्थिक लोकतंत्र की बात चूंकि संविधान की प्रस्तावना में उस आधार में हम कर सकते हैं। तो फिर काबरा, ये जो मदन गोपाल काबरा थे, ये न्यायालय की शरण में जाते हैं। भारत संघ के खिलाफ 1957 में वाद होता है और ये कहा जाता है कि नहीं, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। और न्यायालय ने बोल दिया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। बार बार कह रहा हूं कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, और अगर ये इसका हिस्सा नहीं है तो इसको न्यायालय में इसको लागू नहीं कराया जा सकता। मतलब कि पहला वाद जो था भारतीय संविधान की प्रस्तावना का, लोग कहेंगे बीरूवाड़ी था। आप याद रखिएगा इस चीज को। मदन गोपाल बनाम भारत संघ का वाद था, मदन गोपाल बनाम भारत संघ का वाद था। आयकर से संबंधित मसला था, जोधपुर के निवासी थे, जिसमें कि
प्रस्तावना के बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है और न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। दूसरा और चर्चित मामला यह था बीरूबाड़ी संघ, इसको आप याद रखिएगा, बीरूबाड़ी संघ बनाम भारत राज्य 1960, और इस पर भी संसद ने यही कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। मतलब शुरुआत के दोनों वाद ऐसे थे जो प्रस्तावना का संविधान का अंग नहीं मान। बीरूबाड़ी के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए, ये वीडियो शायद लंबा हो रहा हो लेकिन आप लोग सुनिए इसको, चीजों को ऐसे ही पढ़ा जाता है। बीरूबाड़ी जो है ये पश्चिम बंगाल की एक जगह हुआ करती थी, ये याद रखिएगा। और पश्चिम बंगाल की ये जगह जो थी ये भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद ये वाली जो जगह थी बीरूबाड़ी, ये वहां पर पश्चिम बंगाल का एक जिला हुआ करता है जलपाईगुड़ी, और जलपाईगुड़ी का ये एक कस्बा है बीरूबाड़ी। और बीरूबाड़ी को लेकर के जब भारत और पाकिस्तान का, उस समय बांग्लादेश पाकिस्तान ही था, मतलब जिसको हम पूर्वी पाकिस्तान कहते थे उस जमाने पर बांग्लादेश को, 71 के पहले, सन 1971 के पहले। तो ये जो बीरूबाड़ी नामक जो इलाका था, इसको आधा हिस्सा बीरूबाड़ी को पाकिस्तान भी चाहता था कि हमारे हिस्से में भी आ जाए, और भारत इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। बाद में उस समय प्रधानमंत्री हमारे यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे, और उस समय जो पूर्वी पाकिस्तान या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हुआ करते थे उनका नाम था फिरोज शाह नून। फिरोज शाह नून 1958 में, 1958 में, ये तिथि याद रखिएगा, 1958 में फिरोज शाह नून और नेहरू के बीच में एक समझौता होता है जिसे नून और नेहरू समझौता कहते हैं। ये 1958 में हुआ। ये समझौता भी इतना दिलचस्प था कि बीरूबाड़ी नामक शहर के आधे हिस्से को बांग्लादेश, मतलब आज का जो पूर्वी पाकिस्तान है, उसको दे दिया गया, आधा हिस्सा यहां। बीरूबाड़ी पे रहने वाला व्यक्ति अलग ही कंफ्यूज कि हम हैं कहां के, हम पाकिस्तान के हैं कि भारत के हैं। तो फिर चैलेंज ये उठा कि आखिर भारत की संसद, बंटवारा तो हो गया, समझौता तो हो गया, लेकिन संसद से कानून तो पारित करवाना पड़ेगा। तो संसद आखिर ऐसा क्या करे कि संसद जो है वो कानून लाए। इसके लिए दो ही तरीके की चीजें हैं, एक तो आर्टिकल 3 आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे, और आर्टिकल 3 में ही है कि भारत की संसद के पास ये शक्ति है कि वो किसी देश की सीमा को बढ़ा सकती है, घटा सकती है, ये कर सकती है, वो कर सकती है, या तो फिर आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन करे। लेकिन आर्टिकल 3 में ये नहीं लिखा था कि अपने यहां का कोई इलाका दूसरे देश को दे सकते हैं, और ये तो बीरूबाड़ी हमारे यहां का इलाका था, ये तो आर्टिकल 3 इसकी इजाजत नहीं देता है। आर्टिकल 368 संशोधन यदि करे तो आर्टिकल 368 में यदि संशोधन करेंगे तो उसमें भी ये था कि पक्ष विपक्ष में कितनी बात होगी। तब इसलिए तत्कालीन सरकार ने हथियार अपनाया, और वो हथियार अपनाया संविधान की प्रस्तावना का, कि प्रस्तावना में एक शब्द लिखा हुआ है और वो शब्द लिखा हुआ है संप्रभुता। और उन्होंने कहा कि संप्रभुता के नाते हमने बीरूबाड़ी का आधा हिस्सा उनको दिया है, जिसे आप नेहरू नून समझौता कहते हैं। और नेहरू नून समझौता को लेकर के जब 1958 में यह हुआ था, इसके बाद बहुत सारे लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट चले गए कि क्या संविधान की प्रस्तावना के आधार पर अपने यहाँ के इलाके को मतलब दूसरे मुल्क को सौंपा जा सकता है क्या। तो फिर वहां पर बीरूबाड़ी संघ के मामले पर सर्वोच्च न्यायालय ने फिर यह फैसला दिया कि बिल्कुल नहीं, ये दूर दूर तक संविधान की प्रस्तावना इसका हिस्सा नहीं है, और प्रस्तावना में संशोधन भी भविष्य में नहीं कर सकती, इसमें कोई चीज नहीं ला सकती। इसी तरीके का एक और मामला है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, ये याद रखिएगा आप। और सज्जन सिंह बनाम राज्य में भी इसी तरीके की बात थी कि क्या करना है। तो मतलब शुरुआत के जो 3 तरीके के मामले थे, इसमें यह था मदन गोपाल बनाम भारत संघ, बीरूबाड़ी संघ बनाम भारत राज्य। इन तीनों तरीके के वादों में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य भी लगभग ऐसा ही था, और इसमें कहा गया था कि यह अपरिवर्तनीय है, और अपरिवर्तनीय है इसका मतलब संशोधन नहीं हो सकता, और संशोधन नहीं हो सकता इसका मतलब संविधान का भाग नहीं है। तो आपको शुरुआत के 4 तरीके के वाद फिंगर में याद होने चाहिए, और ये जो चारों वाद हैं ये यही वाले हैं, संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। मैं ठहर के बोल रहा हूं, आप इसको जहन में गहराई तक लेकर के जाइएगा। पहला वाद है मदन गोपाल बनाम भारत राज्य 1957, बीरूबाड़ी संघ बनाम बीरूबाड़ी यूनियन, बीरूबाड़ी को मतलब एक समूह था लोगों का, स्थान का भी, तो बीरूबाड़ी बनाम भारत संघ 1960, इसमें भी इसको हिस्सा नहीं माना गया। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, इसमें भी प्रस्तावना को हिस्सा नहीं माना गया। और गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, इन वादों के बारे में हम डिटेल में आपसे बात करेंगे, एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे अलग अलग तरीके के वादों का, क्योंकि संविधान के विद्यार्थियों को इनमें शायद प्रॉब्लम आती है। तो गोलकनाथ जी के बारे में हम बात करेंगे आपसे कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में क्या हुआ। मतलब शुरुआत के जो ये 4 वाद थे, इन तरीके के वादों में किसी भी तरीके से
प्रस्तावना को हिस्सा नहीं माना गया, लेकिन ये याद रखिएगा कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट वाद था और यही वो वाद था जिसने ये बोल दिया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, मतलब कि प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। ये वाद वैसे भी भारतीय संविधान के लिए एक पुनरुद्धार की कहानी कहता है। मतलब ये याद रखिएगा कि 24 अप्रैल की तिथि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 24 अप्रैल 1973 को ही केशवानंद भारती का फैसला आया था जिसमें कि भारतीय संविधान को एक प्रकार से बचा लिया गया था। न्यायपालिका और उस समय की कार्यपालिका विधायिका के बीच लगातार टकराव हो रहा था। कभी न्यायपालिका आगे जा रही थी विधायिका से, कभी विधायिका आगे जा रही थी और इन सभी परिस्थितियों के बीच में फाइनली वाद आया 24 अप्रैल 1973 को, जिसको आप कहते हैं यदि आवाज का अगर वो हो तो अभी इसको चेंज कर सकते हैं। तो 24 अप्रैल 1973, तो ये याद रखेगा ये तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे भी 24 अप्रैल कई मामलों में 24 अप्रैल 1973 को दो चीजें होती हैं, ये याद रखिएगा। एक तो इस समय संविधान को पुनः प्राण मिल जाते हैं, ये ऐतिहासिक तिथि है संविधान के लिए। इसी की वजह से संविधान हम पढ़ पा रहे हैं आज तक। नहीं हो सकता है कि संविधान के साथ क्या क्या होता। इसी समय महान सचिन तेंदुलकर का इसी तारीख को जन्म हुआ था और एक 24 अप्रैल और थी जिसको 24 अप्रैल 1993 कहते हैं। उस 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था। तो 24 अप्रैल की तारीख भारतीय संविधान और भारतीयों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। और इसमें पहली बार कहा गया था कि प्रस्तावना जो है, केशवानंद भारती आप लोग ने पहले देखा होगा कि एक मठ के प्रधान थे, तो मैंने कह दिया कि इसको बहुत मतलब लंबा ये वीडियो ना हो, इसके लिए अलग से वाद बताएंगे। बस इसमें आपको ये याद रखना है कि प्रस्तावना को संविधान का अंग जो है वो स्वीकार कर लिया गया, प्रस्तावना को अंग स्वीकार कर लिया गया। और इसी के बाद ही 1976 में अगर ये संविधान का अंग है, इसका मतलब फिर संसद संविधान में संशोधन कर सकती है तो प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकती है। और इसी शब्द के कारण 1973 के इसी फैसले के बाद 1976 का 42वां संविधान संशोधन आता है, जिसमें संविधान के एक बड़े हिस्से में तब्दीली आती है और इसमें भी आती है। इसमें यही तीन शब्द जोड़े गए जिसे बोला गया सपा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। आगे आइएगा, इसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है प्रस्तावना के स्रोत। तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य हैं सभी के सभी। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार यूएसए से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। और इसको आप अंतिम मान करके चलिएगा, अंतिम मान करके चलिएगा कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये वाला शब्द मैंने आपसे चर्चा के दौरान बताया था, हम भारत के लोग, या संविधान में प्रस्तावना का विचार, हम भारत के लोग। ये तीन तरीके का, फ्रांसीसी क्रांति आपको पता है 1789 की, और इसमें तीन तरीके की चीजें चलती थी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व इस क्रांति का नारा ही था। हालांकि एक तथ्य और बता दूं कि क्रांति के दौरान पहला नारा था स्वतंत्रता, समानता और मृत्यु। मृत्यु का मतलब ये था या तो स्वतंत्र समान हो जाएंगे या मृत्यु चुन लोगे। फिर बाद में चूंकि मतलब उस जमाने पर जो लीडर हुआ करते थे उन लोगों ने ये कहा कि मृत्यु से एक आतंकवाद का भाव आता है, इसलिए फिर को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व करते हैं, और ये फ्रांसीसी क्रांति से ये शब्द भी लिया गया है। फिर आपको पता है रूसी क्रांति 1917 की, और इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसका मतलब हमने तीन तरीके की चीजें, अमेरिका से भी कुछ लिया है, फ्रांस से भी कुछ लिया है और रसिया से भी कुछ लिया है। आपको एक बार गहराई से इन चीजों को देखना चाहिए, वीडियो को 1 मिनट के लिए यहां पर रोकना चाहिए, आप लोगों को रोकना चाहिए और ये चीज देखनी चाहिए कि यूएसए से क्या लिया है, फ्रांसीसी क्रांति से क्या लिया हुआ है और रूस से क्या लिया हुआ है। तो रूस से लिया हुआ है न्याय, रसिया से न्याय लिया है, रसिया वैसे भी हमारा मुल्क है, न्याय की बात कर रहा है। फ्रांस की क्रांति, रूस तो हमारा मित्र है, न्याय की बात कर रहा है। जो फ्रांस है, फ्रांस से क्या क्या लिया हुआ है तो ये याद रखिएगा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ओवरऑल प्रस्तावना का विचार यूएसए से, और हम भारत के लोग शब्द यूएसए से। आगे देखिएगा प्रस्तावना में संशोधन, तो आगे लिखा हुआ है प्रस्तावना में केवल 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संशोधित किया गया है। इस संविधान में 3 शब्द जोड़े गए हैं। फिर लिखा हुआ है इंदिरा गांधी के नेतृत्व में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया। तो इतनी बात मैंने आपसे कर ली है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। संविधान के बारे में महत्वपूर्ण कथन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी मेंस के हिसाब से, इसको देखिएगा। पहले नंबर पर लिखा हुआ है कि प्रख्यात न्यायविद एन.के. पालकीवाला ने कहा है, ये नाम याद रखिएगा, एन.के. पालकीवाला, या इनको पालखीवाला कहना चाहिए। पालकीवाला ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का पहचान पत्र या आई कार्ड भी कहा है। नाम ही है पालकीवाला, जबलपुर वाला, कटनी वाला, यहाँ वाला, वहां वाला, एक प्रकार से व्यक्ति अपना इंट्रो ही दे रहा है। याद रखिएगा, एन.के. पालकीवाला ने पहचान पत्र या आई कार्ड कहा है। ये देखिएगा बहुत बड़ा सा नाम है, बहुत दीर्घ नाम है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। इतना दीर्घ नाम है, इन्होंने कहा ही है दीर्घकालिक सपनों का विचार।
ये दूसरा शब्द है। कन्हैयालाल मुंशी, मुंशी जो है वो जन्म कुंडली ही बना रहे हैं, और के एम मुंशी ने प्रस्तावना को भारतीय संप्रभु और गणतंत्रात्मक व्यवस्था की जन्म कुंडली कहा है। ये एम हुदायतुल्ला, ये न्यायाधीश हुआ करते थे, न्यायाधीश ने कहा है उद्देशिका हमारे संविधान की आत्मा है। ठाकुरदास भार्गव, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्होंने संविधान की आत्मा कहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और सर अर्नेस्ट वॉकर, इन्होंने उद्देशिका को सामाजिक आर्थिक विचारों की कुंजी माना है, बल्कि ये कथन उतना उचित नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। सर अर्नेस्ट वॉकर ने कहा था संविधान का एक आवश्यक नोट कहा है, एक आवश्यक नोट। ये भारत की व्यक्ति नहीं है, ये राजनीति विज्ञान के धुरंधर माने जाते हैं विश्व में, लंदन से पढ़े हुए व्यक्ति हैं। तो ये अगर नोट शब्द आ जाए कि किसने प्रस्तावना को संविधान का एक आवश्यक नोट कहा है, उसका उत्तर है सर अर्नेस्ट वारकर। ठाकुरदास, ठाकुर जी की आत्मा। एम हिदायतुल्ला, उनको भी कर लेना, उसकी भी आत्मा। जन्म कुंडली के एम मुंशी, बहुत दीर्घ नाम है, जो वो दीर्घकालिक सपनों का विचार। और पालकी वाला जो है वो अपना आई कार्ड बता रहे हैं। आगे चलते हैं, आगे क्या है इस पीडीएफ में और देखते हैं। इसके बाद संविधान संबंधी कुछ तथ्य लिखे हुए हैं कि भारतीय संविधान का प्रकाशन देहरादून में, हालांकि ये पहले वाले लेक्चर में बता देना था आपको, लेकिन फिलहाल जहां से तथ्य मिले उनको पढ़ लीजिए कि इसका प्रकाशन देहरादून में किया गया था और सर्वे ऑफ इंडिया के फोटो लिथोग्राफ किया गया है। मतलब आपको इसको ये याद रखना है कि प्रकाशन जो है देहरादून में हुआ था। प्रत्येक पृष्ठ के में शांति निकेतन के कलाकारों ने इसको सजाया था, बाउंड्री को। इन कलाकारों में जबलपुर के राम मनोहर सिन्हा, इनका पूरा नाम है ब्याहुर राम मनोहर सिन्हा, ये जबलपुर की थी। और नंदलाल बोस शामिल हैं, इन दोनों व्यक्तियों का नाम याद रखना चाहिए। प्रोफेसर केटी शाह ने संविधान सभा से प्रस्तावना में 3 शब्द सेकुलर, संघीय और समाजवादी को शामिल करने की मांग पहले ही कर ली थी, तो ये केटी शाह का नाम याद रखिएगा। इसके बाद लिखा हुआ संविधान की मूल प्रतियों को भारत की संसद भवन की लाइब्रेरी में विशेष हीलियम से भरे डिब्बे में रखा गया ताकि लंबे समय देख लीजिएगा, इस तरीके की लंबी तरीके की ये संविधान की मूल प्रतियां हैं, हीलियम के बॉक्स की वजह से ये खराब ना हो इसके लिए किया गया है। और भारत के संविधान के अंग्रेजी संस्करण में कुल 1,17,329 शब्द हैं। तो इस तरीके के शब्द बहुत बेसिक लेवल के एग्जामों में कभी आ जाएं, केबीसी में आ जाएं, ऐसे सवाल तो नहीं आते हैं, लेकिन ये देख लीजिएगा कि भारत के संविधान के संस्करण में इतना 1.1, 17 और 329 इतने तरीके के शब्द हैं, फिर उसी का अनुवाद है। इसके बाद ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से सबसे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें। मुझे लगता है प्रस्तावना में इतनी बात करने के बाद फिर आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। यदि आवश्यकता होगी तो अगले वीडियो पर हम इस बातचीत को आगे कंटिन्यू कर देंगे। मुझे सुनने के लिए बहुत सारा शुक्रिया। इसी तरीके से मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए।